बाजार में आज शानदार तेजी। निफ्टी करीब 100 अंक चढ़कर निकला 18,600 के पार। बैंक शेयरों में जबरदस्त खरीदारी से रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा निफ्टी बैंक। मिड कैप्स भी लगा रहे हैं जोर। छोटे सरकारी और प्राइवेट बैंकों में तूफानी तेजी जारी। एक हफ्ते में करीब 10% उछला पीएसयू बैंक इंडेक्स। एक महीने में अब तक पंजाब सिंध बैंक लगभग 90% सीधा चला। सेंट्रल बैंक, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक ऑफ इंडिया भी करीब 20 से 30% तक भागे। केजरीवाल सरकार का दिल्ली वासियों को बड़ा तोहफा। 1 जनवरी से दिल्ली में 450 तरह के टेस्ट होंगे मुफ्त। मोहल्ला क्लिनिक और सरकारी अस्पतालों में मिलेगी सुविधा। खबर के बाद सारे पैथोलॉजी शेयरों की पिटाई। और अरुणाचल के तवांग सेक्टर में चीनी घुसपैठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का संसद में बयान। सेना ने चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ा। झड़प में कोई जवान नहीं हुआ शहीद। चले भाई, कमाई का अड्डा में आप सबका स्वागत है। मंगलवार का दिन, कारोबारी सत्र का आखिरी 1.5 घंटा, और ये 1.5 घंटा बेहद इंपॉर्टेंट होगा कि ये फाइनल पोजीशनिंग हो रही होगी। आज शाम को यूएस में नवंबर सीपीआई, उनके रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स आए, और उस नंबर्स के साथ साथ फेड की 2 दिनों की बैठक का आगाज। तो ऐसे में बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है ओवरनाइट, जब यूएस का सेशन होगा, डेटा पॉइंट सामने आ रहे होंगे। उस बीच यूएस के मार्केट्स, यूएस के फ्यूचर्स इस समय स्लाइटली इन ग्रीन कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। तो कल बढ़िया 1-1.5% का यूएस में उछाल था एक्चुअल सेशन में। फ्यूचर्स शुरुआत में थोड़े से लाल में थे, फ्लैटिश ही है, लेकिन अब वो ग्रीन की तरफ कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहां का मार्केट खुद उन इंपॉर्टेंट नंबर से पहले कुछ स्ट्रेंथ दिखाने की, कवरिंग के मूव्स दिखाता हुआ आपको नजर आ रहा है। और इस बीच हुआ क्या, भारतीय बाजारों में भी बढ़िया मोमेंटम। एक पस्त सी शुरुआत, लेकिन उसके बाद मोमेंटम पिकअप हुआ, और इस समय 0.5% के उछाल के साथ 580, 590 के जोन्स पर निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। और बाजार की 2 इंपॉर्टेंट पॉकेट्स है हेवी वेट। बैंक्स जो इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कहना चाहिए, आज भी वही हुआ। शुरुआत से तेजी तूल पकड़ी, और बैंक्स, ये तो पूरा बैंकिंग इंडेक्स आपकी स्क्रीन पे 0.5% उछाल। सरकारी बैंक्स तो आज छाए हुए हैं। मेरे ख्याल से वो इंडेक्स 2.5% प्लस के उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। अब तो 3% का उछाल, लेकिन ना सरकारी हो, प्राइवेट हो, बैंकिंग एज अ स्पेस स्वीट स्पॉट में। और दूसरी तरफ वो एक और हैवी वेट पॉकेट आईटी, वो परफॉर्म कर रही है। आज सुबह चर्चा में भी था, आपको याद होगा। नैस्डैक के कल बढ़िया मूव्स, शायद उसका फायदा। 2 दिनों से अच्छी पिटाई के बाद आईटी भी अब अच्छे खासी मजबूती के साथ 1% उछाल के साथ वो इंडेक्स कामकाज करता हुआ। ये हैं 2 हैवीवेट पॉकेट्स, बैंक्स और आईटी, दोनों सपोर्टिव भारतीय बाजारों के लिए। और तीसरी हैवीवेट पॉकेट होती है इनमें ऑटोज, वो भी खैर इन लाइन 0.5% के उछाल के साथ कामकाज कर रहा है। चौतरफा अच्छा मूव है। एफएमसीजी वगैरह, मेटल वगैरह जो पस्त हैं, वो स्लाइटली इन रेड ट्रेड कर रहे हैं। अदरवाइज ये हैवीवेट पॉकेट्स बढ़िया तरीके से कमान को संभालने का काम कर रही हैं। और ये यूएस के फ्यूचर्स दिखाए थे, वैसे एशिया भी फ्लैट से इन ग्रीन ही लार्जली कामकाज कर रहा है। हम जरूर वन ऑफ द आउट परफॉर्मिंग पॉकेट्स कल भी थे, आज भी थे, काफी लंबे अरसे से ऐसा चल रहा है। यह है एशिया का हाल, मिला जुला रुझान है। हम आज फिर आउट परफॉर्म करने की कोशिश करते हुए। मैं आऊंगा आगे ट्रेंडिंग स्टॉक्स में, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पे। पहले वीरू के साथ स्ट्रैटेजी निफ्टी की अपफ्रंट डिस्कस कर ली जाए। निफ्टी का इंट्राडे रखिएगा स्क्रीन पे जरा सा। बढ़िया मूव्स हैं, और आज सुबह जो बात हुई थी 557, 589, 602, ये वो पहला रेजिस्टेंस जोन था। उन्हीं लेवल्स के आसपास आके 608 के आसपास के आज के इंट्राडे हाईज, तो एकदम उसी जोन्स के आसपास आके कंसोलिडेट या वहीं से थोड़ा सा पस्त करके कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन ये मेंशन था सुबह कि बाजार का सेटअप अच्छा है। 557 मेरे ख्याल से वो जोन था जिसका पहला लेवल की बात हुई थी। उसके ऊपर निकलेगा तो खरीदारी करने के मौके ढूंढिएगा। और 602 के आसपास के जोन जब तक मीनिंगफुली क्रॉस नहीं होते, वॉच आउट करने की जरूरत। एक बार मीनिंगफुली क्रॉस हुए तो अच्छे अपटिक्स आएंगे।
ब्यूटीफुली वैसी स्क्रीन प्ले आउट हुई है। ये 602 609 के आसपास के जोन्स पर आके थोड़े से पस्त पड़ते हुए वीरू, वो पहले रेजिस्टेंस जोन्स को तो हमने टच करा बढ़िया तरीके से। अगर हमने उस अप मूव में खरीदा होता जिन लेवल्स मेंशन करे गए थे तो कंफर्ट में अच्छा खासा ट्रेड बन गया था आज सुबह का। लेकिन अब उस पहले रेजिस्टेंस जोन्स के आसपास आके पस्त पड़ने का मतलब, और अब दिन भर के डेटा की रीडिंग क्या कहती है निफ्टी को लेकर पहले। जी आशीष, गुड आफ्टरनून। देखिए सुबह हमारी क्लियर कट अप्रोच थी कि सुबह मैथमेटिक्स थी और जो 602 मिल गया वो भी मैथमेटिक्स थी। यानी हम कल 20 डेमा को डिफेंड करके आए। हमने कल पुट राइटर्स का कन्वर्शन देखा, कॉल राइटर्स बैकफुट पे थे वो भी देखा। लेकिन दो बातें थी आशीष, बाय ट्रेड तब बनेगा व्हेन वी विल क्रॉस 18557, 557, द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा, जिसको तोड़ने के बाद हमारे सेंटीमेंट खराब हुए थे, जिसके ऊपर वेल अबव 10 डेमा बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। वो ट्रेड मिलेगा, वी विल गो टूवर्ड्स 589, वी विल गो टूवर्ड्स 602। याद रखिएगा 602 तक की तो राइट कंफर्टेबल थी, 557 क्रॉस होने के बाद वो आना ही था और वो आ भी गया। बट यहां से आगे की गेम याद रखिएगा 2 बजे से लेकर कल 10:30 तक की गेम जो है वो रिस्क टेकर्स की होगी आशीष। ये शब्द का इस्तेमाल मैं रिस्क टेकर्स का क्यों कर रहा हूं, एक तो ग्लोबल इवेंट यूएस में, दूसरी बात आपको याद होगा सुबह आशीष जो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे, मॉर्निंग में भी डिस्कस कर रहे थे कि निफ्टी अभी तक इन आइसोलेशन अपने आप में कॉल राइटर्स के जोन में जाने में दिक्कत महसूस कर रहा है। लास्ट वीक 700 पार नहीं कर पाया, 600 पार नहीं कर पाया, फिर परसों अगर आप देखें कल 500 पार नहीं कर पाया था, और आज सुबह जो हम पिरामिड्स दिखा रहे थे, डॉक्टर साहब प्लीज वो पिरामिड्स लेके आइए दोबारा एक बार, करीब 1.6 सीआर का 1.06 यानी करीब 1 करोड़ 6 लाख आउटस्टैंडिंग हुआ था 18,600 की कॉल का। और ये देखिए आशीष, अभी तक निफ्टी कॉल राइटर्स के जोन में एंटर नहीं कर पा रहा है। ये बिल्कुल परम सत्य है। तो आपको जो सुबह 50 पॉइंट मिल गए या फिर आपने नीचे भी ले लिया था तो भी अच्छा है, बट निफ्टी अभी तक कॉल राइटर्स के जोन में लास्ट वेडनेसडे, लास्ट थर्सडे, लास्ट फ्राइडे, फिर मंडे और इवन ऑन दिस ट्यूसडे घबरा रहा है इन कॉल राइटर्स के जोन में जाने में आशीष। अभी का डेटा क्या कहता है, देखिए 50 पॉइंट अगर आपको मिल गए और आप बुक करके बैठे हैं या नहीं बुक करके बैठे हैं तो क्या करना चाहिए, इस वक्त का डेटा देखते हैं। क्या कर रहा है ऑप्शन राइटर। देखिए आज के इस पुल बैक में दो चीजें हैं। देखिए निफ्टी बैंक तो ऑटो मोड में है ही, वो 44,000 की स्ट्राइक होकर के आ गया। बात हुई थी कि हमें चाहिए निफ्टी आईटी का सहयोग, हमें चाहिए रिलायंस का सहयोग। आशीष आपके स्क्रीन पे 18,600 पे अभी भी 1.27 का सीआर, करीब करीब 20 लाख कॉल वहां जुड़ी है। 18,700 पे कॉल राइटर जो जस कहता है वो नहीं, अगर आप देखें एग्जिट कर पा रहा है, और 18,600 पे पुट राइटिंग है। दैट्स गुड। 18,600 की स्ट्राइक पे पुट राइटिंग हो रही है और यहां पे करीब 52 लाख और 18,500 पे करीब 48 लाख। इस डेटा के मुताबिक आशीष आपका जो एक लॉजिकल स्टॉप लॉस बनता है, अगर आप यहां से रिस्क लेना चाहते हैं, आप कैरी करना चाहते हैं, आप यूएस के इन्फ्लेशन फिगर्स का रिस्क लेना चाहते हैं, तो एक रीजनेबल स्टॉप लॉस आज करीब करीब 18,490 और 18,510 आएगा। सुबह का प्रॉफिट ले लिया तो ठीक की बात है, बट अगर आप इस ग्लोबल इवेंट को प्ले करना चाहते हैं, आखिरी के 1.5 घंटे को प्ले करना चाहते हैं, ऑप्शन राइटिंग के आंकड़े आपके हक में हैं, बट ये भी है कि कॉल राइटर्स अभी एग्जिट नहीं कर रहे हैं आशीष। तो मैं ये कहूंगा सुबह अगर 50 पॉइंट मिल गए दैट्स गुड, लेकिन अगर आप हट चुके हैं दैट्स गुड। अगर रिस्क टेकर हैं तो रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ आई थिंक 18,510 और 490। ये अप्रोच रहेगी आशीष निफ्टी पर। बट याद रखिएगा जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, रिस्क टेकर्स आशीष। बिल्कुल ठीक, अपफ्रंट ही वो मेंशन था। अब से लेकर कल सुबह तक रिस्क टेकर्स की स्क्रीन। तेजी का मन होगा इस ग्लोबल इवेंट को प्ले करना है तो 490 510 पे अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करने के मौके ढूंढिए। और ग्लोबल इवेंट क्या, आज शाम को यूएस के रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स। वो रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स क्या, अक्टूबर में 7.7% था कूल ऑफ होके इन्फ्लेशन का नंबर, वो और फर्दर कूल ऑफ होना है। आज शाम को जो नवंबर इन्फ्लेशन के नंबर्स आने हैं, लार्जली स्ट्रीट मान के चल रहा है या प्राइस इन करके चल रहा है 7.7 से घटकर 7.3% पे वहां पे इन्फ्लेशन। और ये इन्फ्लेशन के नंबर्स
क्योंकि साथ साथ आज से 2 दिनों की फेड की बैठक शुरू होगी, तो शायद ये इन्फ्लेशन के नंबर्स एक की रोल प्ले करेंगे कल उस फेड के अनाउंसमेंट और जेरोमी पॉवेल साहब की जब स्पीच आएगी कल रात में। लार्जली 50 बेसिस पॉइंट स्ट्रीट फैक्टर इन कर रहा है। लार्जली क्या, भाव तो इस समय 50 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक फैक्टर इन कर रहे हैं 4 बार के 75 बेसिस पॉइंट के हाइक के बाद। पर सिर्फ 50 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेरोमी पॉवेल साहब की स्पीच और इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस क्या आते हैं। क्या कोई साइंस होंगे एक पॉलिसी पिवट के? पिवट से मतलब कि लगातार दरें बढ़ी ही चली जा रही हैं, थमने के, कहां जाके ये रेट टाइटनिंग का साइकिल जो है कहां जाके थमेगा, वो पिवट क्या होगा वो इंपॉर्टेंट है। क्या उसकी हिंट पॉवेल साहब देते हैं? क्योंकि अब रिसेशन के फियर्स लिंगर कर रहे हैं, हमारे यहां आईटी बीच में दबाव में उसी रिसेशन के डर से आने लगा था, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। पर आज के इन्फ्लेशन के नंबर्स शाम को कंफर्ट देंगे, ये लार्जली सब मान के चल रहे हैं। कूल ऑफ होगा वहां का हेडलाइन इन्फ्लेशन का नंबर। तो अगर इस ग्लोबल इवेंट को प्ले करना है तो आपको रिस्क लेना है। रिस्क लेने के लिए 490 510 के स्टॉप के साथ निफ्टी में खरीदारी करने के मौके ढूंढे जा सकते हैं। निफ्टी बैंक को प्लीज स्क्रीन पर रखिएगा। निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है राइट फ्रॉम द वर्ड गो। आज भी स्क्रीन निफ्टी बैंक ही था जिसने दमखम दिखाया। आईटी तो शुरुआत में लड़खड़ाया, अब वो मीनिंगफुल अपटिक्स आ रहे हैं आईटी में, पर निफ्टी बैंक शुरू से अच्छे मूव्स दिखाने की थे। ये देखिए, एक भी कॉन्स्टिट्यूएंट लाल में नहीं, सब तेजी की तरफ है। वेटेज प्राइवेट का ज्यादा इसलिए नजर आ रहे हैं, अदरवाइज सरकारी तो आज छाए हुए हैं। उन पे एक्सपर्ट से बातचीत करूंगा आगे। लेकिन क्या बात हुई थी सुबह? स्ट्रॉन्ग इंडेक्स है, पुट राइटर्स का कन्विक्शन जो है वो बढ़िया सपोर्ट देगा इस पॉकेट को। लॉन्ग रहिए, डिप्स में, कंसोलिडेशन में खरीदारी करने का मूड बनाइए। तो वो जो लेवल्स आज सुबह स्ट्रैटेजी में मेंशन थे वो देखिए आपकी स्क्रीन पे। आज निफ्टी बैंक का हाई है 43 980 990 के जोन्स। वो पहले रेजिस्टेंस के आसपास उसी पॉकेट को आके निफ्टी बैंक हिट करता हुआ नजर आया था। लेकिन वीरू, ये मेरे ख्याल से ये प्योरली वो 44,000 की नर्वसनेस है जो निफ्टी बैंक पे प्ले कर रही है। सुबह टसल जोन के तौर पे आपने मेंशन भी करा था शायद। क्या करें निफ्टी बैंक? अच्छे मूव्स, अच्छा आउट परफॉर्मेंस और वो नर्वसनेस के साथ थोड़ा सा अप्रोच। जी देखिए आशीष, यहां मेरी बात ये हुई थी कि निफ्टी बैंक अभी भी बाय है, बट आपको स्क्रीन पर लेवल 1 जब नजर आए तो थोड़ा सा प्रॉफिट, 50% प्रॉफिट या थोड़ा प्रॉफिट कैश में जरूर कन्वर्ट करिएगा। देखिए इतने बड़े मूव के बाद कम से कम थोड़ा प्रॉफिट बुक करिएगा। और सुबह निफ्टी बैंक की स्ट्रेटेजी से पहले, सबसे पहले आशीष जो आपने और मैंने स्टॉक डिस्कस किया था, इट वॉज HDFC बैंक। आपको याद होगा जब मैंने कहा था कि मैं अपने विषय से थोड़ा बाहर आके पहले बात करना चाहूंगा HDFC बैंक पे, क्योंकि स्ट्रक्चर वही था HDFC बैंक का। याद रखिएगा, मैं ये कोई भी बाय कॉल नहीं दे रहा हूं, सिर्फ मैं एक इंडेक्स हैवी वेट पे बात कर रहा हूं। नो, नॉट ए बाय कॉल एट ऑल। याद रखिएगा, सिर्फ डेटा पे बात करते हैं। तो मेरी अप्रोच ये थी कि इस जोन में आके थोड़े से प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करिएगा, बाकी को रोटेट करने दीजिएगा, ट्रेवल करने दीजिएगा। और एक और चीज आशीष, जो कल का क्लोज था और कल का जो हाईएस्ट क्लस्टर था, अगर आप जाके ट्रेडिंग कर रहे हैं तो अपने 5 मिनट चार्ट्स पे जाके देख लीजिएगा, जो कल का हाईएस्ट क्लस्टर है 43 740 और 700, स्पेशली आखिरी के आधे घंटे का जो जोन है उसको सरेंडर मत करने दीजिएगा, उसको जरूर लॉक कीजिएगा। अगर सिंक भी हो आखिरी के 1.5 घंटे में बाजार तो उसको जरूर लॉक कीजिएगा। बट मैं यही कहूंगा आशीष के 44,000 एक साइकोलॉजिकल प्लस एक कॉल राइटर्स का जोन है। कल क्लोजिंग बेसिस पे करीब 24 लाख पुट कॉल यहां पे खड़ी थी। अगर प्रॉफिट बुक किया है तो वेरी गुड, आधा रहने दीजिए, बट उस रेस्ट पे 710 740 यानी 43 710 740 के नीचे जाने मत दीजिएगा, जरूर बुक कर लीजिएगा। आपके स्क्रीन पर आप देखें यही है वो आशीष, ये 2 कॉल राइटर्स 43,700 आपने पार किया, बट 4400 की जो लक्ष्मण रेखा है अभी तक आप नहीं लांग पाए हैं। और इसकी वजह एक ये भी हो सकती है आशीष कि जो बैंकिंग में सारा एक्शन है वो आउट ऑफ इंडेक्स काउंटर्स में है। इसकी बड़ी वजह एक ये भी हो सकती है। रही बात अभी के स्टैट्स क्या कहते हैं, एग्जैक्टली एट 14-13 जब आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं, लाइए जरा 3 कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स, उनके कन्विक्शन, उनका आउटलुक और वो किस प्रकार का, अगर आप रुझान देख रहे हैं निफ्टी बैंक पर, आइए चेक करने की कोशिश करते हैं। आशीष, पहली चीज को देखकर मैं कह सकता हूं कि 44,000
44,000 एक टसल जोन अब बहुत ही ज़्यादा बन गया है, बड़ा। मतलब अब इसको एक इवेंट ही काट सकता है। आई मीन यूएस की इन्फ्लेशन की फिगर यही उस ट्रेजेक्ट्री को पार करा सकती है। 21,37,000 कॉल बिकी यहाँ पे, दैट्स ह्यूज। 46 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई। तो अप्रोच आशीष इसके मुताबिक बिल्कुल सही है कि स्टे लॉन्ग, बट जो आधा बुक कर लिया है उसको छोड़ दीजिए, अब आधे को भूल जाइए। 710, 740 इस जोन को क्लोजिंग में सिक्योर करके जाइएगा, इसको कटने मत दीजिएगा, अपनी पोजीशंस को ऐसे रखिए। आशीष, बहुत बढ़िया। और हाँ, ये सॉरी मैं मेंशन करना भूल गया था, ये वाकई सुबह बोला भी था कि उस लेवल्स के आसपास आए तो कुछ पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करिएगा, और बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी थी। वैसे ही ब्यूटीफुली वो लेवल्स पे स्क्रीन प्ले आउट होती हुई नजर आई, और हायर लेवल्स पे अगर प्रॉफिट टेकिंग करी होती तो बढ़िया कंफर्ट होता। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की बात आज सुबह भी हुई थी। अच्छा, मैंने निफ्टी बैंक पे हमने बढ़िया तरीके से बातचीत कर ली, ग्लोबल सेटअप आपके सामने प्रेजेंट कर दिया, आज शाम के इंपॉर्टेंट इवेंट को टच अपॉन कर दिया। सीएनबीसी आवाज का जो आफ्टरनून का पैनल है वो जुड़ता चला जाएगा, जो जो जुड़ चुके हैं वो सब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। बस कुछ ही देर में इन लोगों के प्रेफर्ड पिक्स के साथ शुरुआत करूंगा। आगे सीसीएल प्रोडक्ट्स अपने बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग रीजिक कर रहा है, वो जो कॉफी वाली कंपनी। उस रीस्ट्रक्चरिंग रीजिक के पीछे मकसद क्या है? सीसीएल प्रोडक्ट्स के सीईओ प्रवीण जयपुरिया साहब हमारे साथ होंगे कार्यक्रम में। आगे लक्ष्मण को जोड़ेंगे, उनसे भी जो दिल्ली रिलेटेड इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स में उससे बातचीत होगी। आगे आशु मदान साहब होंगे, जेएम फाइनेंशियल से जोड़ेंगे, उनसे मार्केट्स पे चर्चा होगी। तो बढ़िया एक्शन पैक लाइनअप है, अनफोल्ड होता रहेगा। मैं एक काम करता हूं, पहले तो निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पे लग रही है डायरेक्टर साहब, कहां से मदद मिल रही है भारतीय बाजारों को वो एक बार प्लीज दिखा दूं। कुछ हैवी वेट्स, इन्फोसिस, टीसीएस बढ़िया मूव दिखा रहे हैं। एचडीएफसी ट्विंस उसमें जोड़ दीजिए, बजाज फाइनेंस। एचडीएफसी ट्विंस मतलब एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक। आज सुबह टॉप कॉल्स में स्टॉक्स मेंशन भी हुए थे, और साथ साथ जोड़ दीजिए इसमें बजाज फाइनेंस जो बढ़िया कर रहा है। इन सब में जोड़ दीजिए साथ में कोई आईटीसी वगैरह, जो आईटीसी और रिलायंस, ये कुछ और हैवी वेट्स है। आईटीसी अगर मैं थोड़े से और स्टॉक दिखा पाता तो हैवी वेट्स में वो भी आपको पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करता हुआ नजर आता। रिलायंस इस समय अच्छे मूव्स दिखा रहा है, आधे % के आसपास का उछाल। इन स्टॉक्स पे बातचीत कर लूंगा आगे, क्योंकि हैवी वेट्स हैं, इन पे एक्सपर्ट्स के व्यूज लूंगा। लेकिन पहले ट्रेंडिंग स्टॉक स्क्रीन पे जो प्रोड्यूसर साहब बना के लाए, लाइए भाई तेजी वाले ट्रेंडिंग स्टॉक्स पहले दिखाइए। कौन कौन से स्टॉक्स आज रेडार पे है, कहां पे तेजी की पोजीशंस बिल्डअप हो रही हैं, कहां पे ज्यादा दमखम नजर आ रहा है। इन्फोसिस अभी भी मेंशन करा, आईटी अच्छा कर रहा है। इंडेक्स ही खुद 1% के उछाल के साथ ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस 1.25% से ज्यादा के उछाल के साथ इस समय 1570 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। इंडसइंड बैंक बढ़िया मूव्स दिखा रहा है। वैसे पूरा बैंकिंग स्पेस बढ़िया कर रहा है प्राइवेट में, लेकिन इंडसइंड बैंक हाईलाइट है, 1.5% का अपटिक। अभी कल की बात है, इस पे शायद वो बढ़िया फंडामेंटल ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, अगर आपको याद होगा, कि अब ये नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ की तैयारी कर रहा है, और वैल्यूएशन जहां खड़ा है वहां पे अट्रैक्टिव नजर आते हैं। टाटा कम्युनिकेशन, वैसे आज कई सारे टाटा ग्रुप के स्टॉक्स हरकत में है। टाटा कम्युनिकेशन लेकिन स्टैंड आउट कर रहा है। आज कोई सा टाटा कम्युनिकेशन में या किसी स्टॉक पे गाबा सर ने ट्रेड भी दिया था, मुझे लगता है टाटा कम्युनिकेशन ही था, खैर पूछ लूंगा। 8% का उछाल टाटा कम्युनिकेशन डिलीवर कर रहा है। पॉलीकैब वीरू के हॉट स्टॉक्स में था आज सुबह, उसके बाद एक्सपर्ट ने पिक दिए सीएनबीसी आवाज पे। पॉलीकैब अभी भी 4-5% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। अब मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स, ये है हाईलाइट। डॉक्टर लाल पैथलैब्स, ये सबसे ज्यादा पिट रहा है। वैसे पैथोलॉजी एज अ स्पेस सारे स्टॉक्स सुस्ता रहे हैं, कमजोर पड़ रहे हैं, ठंडे पड़ रहे हैं। और दिल्ली सरकार का जो ऐलान है, अब तक तो सिर्फ कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी से मार्जिन इरोजन का डर था, अब तो टॉप लाइन का भी खतरा सामने आ रहा है। डॉक्टर लाल पैथलैब्स 3% का तगड़ा कट। लॉरेस लैब 3.5% का दबाव। दालमिया भारत कल जितना उछला था, एक समय तो वैसे आज 4-5% तक की कमजोरी थी, तो अभी तो फिर भी 2.5% का दबाव, लेकिन लार्जली डील तो अच्छी करी है इन्होंने। जेपी के एसेट जो एक्वायर कर रहे हैं, मेरे ख्याल से जो फंडिंग करनी है उसका ओवरहैंग है इस समय स्टॉक पे। हिंडाल्को 1% की कमजोरी, कुछ सिलेक्टिव पॉकेट्स एफएमसीजी मेटल्स थोड़े से कंसोलिडेट कर रहे हैं। आज हिंडाल्को 1% के दबाव के साथ इस समय कामकाज करता हुआ। चलिए अब जरा पैनल के साथ इस समय के बढ़िया वाले स्टॉक्स की पिक्स ले ली जाए, उनसे जान लिया जाए उन लोगों को स्क्रीन पे देख के कौन से स्टॉक पर सबसे ज्यादा कन्विक्शन आ रहा है। गाबा सर गुड आफ्टरनून। आज का इस समय, गाबा सुबह कौन सा मेंशन कर रहा था? टाटा कम्युनिकेशन था ना रडार पे? जी हाँ, आज था टाटा कम्युनिकेशन। आज मैंने 10:30 बजे की शो दिया था। हाँ, छाए हुए हैं सुबह। टाटा केमिकल्स, टाटा कंज्यूमर, उसका टाटा कम्युनिकेशन बढ़िया मूव्स दिखा रहा है। गाबा सर इस समय का प्रेफर्ड ट्रेड?
बिल्कुल सुबह से टाटा कंज्यूमर, फिर था टाटा कम्युनिकेशन। हाँ। अब मुझे अच्छा लगता है इस वक्त वो है HDFC लाइफ। लगता है कि यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए HDFC लाइफ में। हाँ, ट्रेड कर रहा है करीब 481 के आसपास। स्ट्रक्चरली लगता है ये जगह अच्छी है जाने की। टारगेट करीब 590 के होंगे, स्टॉप होगा करीब लगा सकते हैं आज का लो का, और वो होगा 580 का, 81 का। यस, HDFC लाइफ। HDFC लाइफ 581 पर आप देखें, आपकी बाय कॉल है और करीब करीब मेरे ख्याल से आशीष यही ट्रेड पिक किया था, आशीष बहती जी ने भी, और बहुत खूबसूरत गया था वो ट्रेड 581.40। और इस वक्त का कॉल भी अगर आप देखें आपका HDFC लाइफ है 581.40 पे ट्रेड करता हुआ, शानदार मूव यहाँ पर आता हुआ डे हाई की जोन में। मानस, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मानस, आपका इस वक्त का कन्विक्शन कॉल? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो देखिए, जो खरीदारी करनी है वो है स्टॉक बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का, जहां पर करीब 10 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे और ये कंसोलिडेशन 200 मूविंग एवरेज के अराउंड हो रहा था। आज फाइनली वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक ने जो एक हर्डल था 2090 2095 का, उसको ब्रीच किया है। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉसेज आपके रहेंगे 2069 के, और टारगेट 2200 रुपए तक के हो सकते हैं। तो बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में खरीदारी करनी है, और यहाँ पर एट द मनी कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 2100 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 65 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 44 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए और 110 रुपए के टारगेट सेट करिए। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज वॉल्यूम्स के साथ हर्डल्स को तोड़ता हुआ 2200 की तैयारी हो रही है। चाहे तो 2100 का कॉल भी ले सकते हैं BKT का। स्वाति जी जुड़ती हुई। स्वाति जी हाय, गुड आफ्टरनून मैम। स्वाति जी क्या हालचाल, और इस समय का प्रेफर्ड ट्रेड कौन सा? यस, गुड आफ्टरनून आशीष जी। हाल एकदम मस्त है, मार्केट काफी अच्छा चल रहा है, मोमेंटम्स काफी स्ट्रांगली वेल प्लेस्ड है। और आज का बाय कॉल के बारे में बात करना चाहूंगी। मैं बाय कॉल देना चाहूंगी जो कि है एजिस केमिकल। एजिस केमिकल पे काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इंडिकेटर्स वेल प्लेस्ड है। काफी दिनों से ये साइडवेज मोमेंटम में चल रहा था, विद इन द रेंज ऑफ 325 टू 340 के रेंज में ही चल रहा था। उसने ब्रेकआउट दिया है 340 का, जो कि क्लस्टर रेजिस्टेंस भी था अपसाइड में, विद डिसेंट वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। अभी भी ऑलरेडी 52 वीक हाई पे चल रहा है। मुझे लगता है ये और एक हमें न्यू हाई देखने मिल सकता है एजिस केमिकल में 360 टू 365 के आसपास। तो करंट लेवल पे एजिस केमिकल बाय कीजिएगा, 338 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर अ टारगेट ऑफ 365। लॉजिस्टिक्स में खरीदारी करने का मन 340 के ऊपर जो कटा है, उसके बाद कन्विक्शन बढ़ता हुआ इन लेवल्स पे एक बाय इनिशिएट किया जा सकता है। मरेश जी गुड आफ्टरनून, क्या है भाई आज का बढ़िया सा इस समय का टेक्नो फंडा पिक सर? मॉर्निंग आशीष जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून वीरू जी। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो टेलीकॉम एज अ स्पेस है, आई थिंक आई विल कंटिन्यू विद दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मुझे लगता है आई थिंक भारती पे ही फोकस रखना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस इन द यूएस टुडे। आई थिंक जो एक रिसेशनरी डर है वो टेलीकॉम क्षेत्र के लिए रहता नहीं है। जो एक्सपेक्टेशन हम बांध के चल रहे हैं आरपू इंक्रीजेस का, वो ब्यूटीफुली प्ले आउट हो रहा है, क्योंकि पिछले तिमाही के नंबर्स भी बहुत शानदार आए थे और हमें लगता है ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ द रिसेशनरी फैक्टर्स प्ले आउट ग्लोबली एंड लोकली एज वेल, कहीं ना कहीं आई थिंक जो डेटा यूसेज है और जो आरपू इंक्रीजेस है, ये लाजमी है बैलेंस शीट के ऊपर, जो कैश फ्लोस को इंप्रूव करेंगी, डेट को कम करेंगी, स्पेक्ट्रम पे आउट्स को मदद करेंगी। और एंटरप्राइज बिजनेस, अफ्रीकन बिजनेस, टावर बिजनेस इज होल्डिंग आउट वेरी वेरी वेल। नेट डेट टू EBITDA is expected to come down significantly. तो जो कल सुबह भी मैंने कॉल दिया था, आई थिंक आई विल स्टिक विद दिस कॉल इवन नाउ। मुझे लगता है 920 के लक्ष्य, 810 का स्टॉप लॉस। ओके, भारती एयरटेल 832 पे आपका एक बाय है। एक सेकेंड जरा भारती का एक टेक्निकल स्ट्रक्चर देखते हैं, सेटअप कैसा है इस वक्त। 832 दरअसल ये स्टॉक याद रखिएगा आज एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक मोड में है। पिछले 3 सेशन से फ्लोट कर रहा था अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पुलबैक है आज ड्यूरिंग द डे। इनफैक्ट अगर 834 की ट्रैजेक्टरी को पार कर जाए, यानी करीब 2 रुपये और ऊपर जाए, तो अपने 20 डे को रीगेन कर लेगा। मीनवाइल जरा आप PNB को देखिए। PNB आपकी स्क्रीन पे नाउ इट्स 6765, माफ कीजिएगा, PNB इस वक्त करीब करीब 2% ऊपर 5960। दैट मीन्स इसने परसों की बार के हाई को क्रॉस कर दिया है और अब ये ऑलमोस्ट फरवरी 2020 के हाईएस्ट क्लस्टर पे आ गया है। बट मैं जहाँ तक थोड़े से आशीष
ब्रेकआउट्स को लोकेट करने की कोशिश कर रहा था आपकी स्क्रीन पर। एक बार जरा 777 पे कंटेनर कॉर्प को देखिएगा। मानस, कंटेनर कॉर्प को देखिए आपकी स्क्रीन पर। आज इसका मूव इस वक्त थोड़ा शार्प होता हुआ। एनी व्यू ऑन कंटेनर कॉर्प 777? देखिए पॉजिटिव अगर हम स्टॉक में ढूंढे तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि 20 डे मूविंग एवरेज को डिसाइसिवली ब्रेक नहीं कर रहा, उसके नीचे नहीं जा रहा है। 2 दिनों से गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन 20 डे मूविंग एवरेज फिलहाल के लिए बच गए। और अब पैटर्न को देख के ऐसा लग रहा है कि स्टॉक तैयार है फिर से एक अपमूव के लिए, जिसमें शायद 790 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो 1 से 2 दिनों का ट्रेड लेना चाहिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 771 के स्टॉप लॉस लगाकर, और 790 रुपए के टारगेट आप सेट कर सकते हैं कैश में कॉन करके। कंटेनर कॉर्पोरेशन, जहां तक पीएनबी की बात है, ध्यान रखिएगा आज एफएनओ बैन में वो कंटिन्यू हो रहा है। टाटा कम्युनिकेशन, बातचीत करते करते अब अपटिक्स और स्ट्रांग होते जा रहे हैं। 7% वाला अब 8.25 8.5% की मजबूती के साथ टाटा कम्युनिकेशन इस समय ट्रेड करता हुआ। गजब का मोमेंटम, 100 रुपए से ज्यादा की तेजी इस समय। गाबा सर, टाटा कम्युनिकेशन रिविजिट करिए भाई, कहां जा रहा है ये? वहां जा रहा है, ऊपर ही जाएगा। यहां से भी जाएगा? हाँ तो बता देता हूँ। देखिए टाटा कम्युनिकेशन ट्रेड का 1380, नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट 1400 के आसपास है, वहां तक जाना चाहिए। लेकिन जब इसका हाई टाइम फ्रेम चार्ट देखता हूँ, जो कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट मिला है, वो तो 1400 पार कर लेगा, शायद 1500 भी जाएगा आते दिनों में। है तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक, डिप्स बायबल टाटा कम्युनिकेशन। टिप्स में खरीदारी करने के मौके ढूंढेगा। अच्छा स्वाति जी, आपने कहा एकदम मस्त है मार्केट। ये एकदम मस्त है मतलब निफ्टी अभी भी खरीदारी चल रही है क्या? Yes, definitely. Even though आशीष जी निफ्टी में हम लोग काफी रोलर कोस्टर साइड देते हैं, बट स्टॉक्स आर रियली डूइंग वेरी वेल। मैं हमेशा सीएनबीसी आवाज पे आके बोलूंगी, इवन दो मार्केट वोलेटाइल रहेगा, ये रोलर कोस्टर राइड हमें अपसाइड देखने मिलेगी, बट स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट काफी स्ट्रांग है। उसकी वजह से मैं कह रही हूँ कि हमारे कॉल्स काफी अच्छे चल रहे हैं, तो फिलहाल तो हम मस्त मार्केटेबल रहे। नहीं, ठीक बात। और वाकई अच्छा मोमेंटम, अच्छा ट्रैक्शन पकड़ा हुआ है तमाम इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले। महेश, आप लोग क्या फैक्टरिंग कर रहे हो? हम लोग ने अपफ्रंट चर्चा तो कर डाली थी, वो आज शाम के इन्फ्लेशन नंबर्स और कल की पॉलिसी। 50 बेसिस पॉइंट शायद गिवन, और क्या 50 बाजार क्या सुनना चाहेगा? इसके बाद फिर 50 या 25 का स्टेप डाउन होगा, ऐसा कुछ इंडिकेशन है ना? वो इकोनॉमिक प्रोजेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक जो फेड का डॉट प्लॉट जिसे कहते हैं, आई थिंक ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। बट मोटा मोटी आई थिंक जो मान के चल रहा है मार्केट इस 50 बिप्स फॉर दिस पॉलिसी, और शायद अगले पॉलिसी में भी 50 बिप्स के आसपास। आई थिंक ये यूएस की जो 10 ईयर यील्ड्स का एक अनुमान लग रहा है, ये शायद पेंसिल इन कर रहा है ये रेट हाइक्स। और दूसरा आई थिंक इन्फ्लेशन का नंबर, जैसे आपने भी राइटफुली कहा, आई थिंक 7.3 7.4 के अगर नीचे आता है तो कल जो तेजी दिखी थी यूएस मार्केट में, वो तेजी में मोमेंटम बरकरार रहेगा शायद ये सत्र में एंड कल के सत्र में भी, विच मींस फॉर दिस वीक आल्सो। तो कहीं ना कहीं आई थिंक पेंसिल इन कर रहा है मार्केट्स राइटली सो थ्रू द बॉन्ड यील्ड्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कमेंट्री भी मोर और लेस इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि डेटा पॉइंट्स ट्रैक करते रहेंगे, जैसे हमारी आरबीआई भी कहता है, और जैसे डेटा पॉइंट्स सुधरते जाएंगे शायद हम पॉलिसी पे कॉल वैसे लेते जाएंगे। तो मुझे लगता है आई थिंक अगर 7.3 के नीचे आंकड़ा आया सीपीआई का, तो जो तेजी है यूएस मार्केट में वो बरकरार होगी, और उसका एक रब ऑफ इफेक्ट शायद ग्लोबल मार्केट्स पे आए, इंक्लूडिंग आवर मार्केट्स। आग लगी हुई है। इंडियन ओवरसीज बैंक अब इस समय का सबसे बड़ा मूव। वैसे सुबह से सरकारी बैंक गजब आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, इंडेक्स 3% ऊपर है। इंडियन ओवरसीज बैंक देखिए क्या मूव बनने शुरू हुए हैं, 12%, और पिछले कुछ मिनटों में 4.5-5% का अतिरिक्त उछाल। यूको बैंक तो 20% सर्किट पे चला गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और तेजी बढ़ा रहा है, अब डबल डिजिट गेन्स के साथ सेंट्रल बैंक पे कामकाज। बैंक ऑफ महाराष्ट्र सब स्क्रीन पे, ये कौन सा क्यूबिक्स दिखाने लगे? सेंट्रल बैंक, यार सेंट्रल बैंक दिखाइए। सारा मूड खराब कर दी। सिटी यूनियन बैंक, सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के अच्छे मूव्स आएंगे। मैं सिर्फ सरकारी मेंशन कर रहा हूं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 8-9% का उछाल। ऐसी लिस्ट लंबी है, गजब का आउट परफॉर्मेंस। सतपति साहब, कौन सा सरकारी बैंक आप दिलवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? क्या है जो अभी भी दमखम दिखा सकता है? वैसे पूरी पॉकेट ही आउट परफॉर्मेंस कर दिखा रही है। अरे मानस, सॉरी आपके लिए। तो देखिए अभी जिन स्टॉक्स के बारे में बात की, इसमें ज्यादातर में तो मूव देखने को मिल गया है। हाँ। लेकिन महाराष्ट्र बैंक एक ऐसा स्टॉक है जिसने अभी तक कोई बड़ा मूव नहीं दिखाया है। मेरा समझना है कि क्योंकि स्टॉक ने एक फ्रेश ब्रेकआउट ऑलरेडी दिया हुआ है,
करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 30 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। देखिए ध्यान रखिए, एक 32 रुपए के आसपास एक हाईस थे मेरे ख्याल से 2021 के। अगर उसको ऊपर अगर स्टॉक निकला और सस्टेन हुआ, तब तो आपको सीधे 40 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए 30 रुपए के स्टॉप लॉस से। पहला टारगेट 36 रुपए और उसके बाद 40 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं आप। जी हाँ, याद रखिएगा सरकारी बैंकों का इंडेक्स निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स इट्स नाउ एट 4492, करीब करीब 4492 पे है। गौरतलब है कि 2011 से जब इसका कमेंसमेंट हुआ था, जब से शुरू हुआ था इंडेक्स, इसका हाई था आशीष करीब करीब 4643, 4643। तो ये अपने करियर के, और इनफैक्ट अगर मैं और अच्छी सरल भाषा में इस्तेमाल करूं तो 11 साल के हाई इस पे, यानी दशक के बाद इतनी रंगत और इतना कॉन्फिडेंस। और ऐसा नहीं कि इस पूरे मूव को सिर्फ SBI ने लीड किया हो, ये ऊपर से लेकर नीचे हर, अगर आप देखें स्टॉक तक का स्प्रेड है। अच्छा मीन, एक बार जरा डायरेक्टर साहब अब लिखे आइए, मेरी कैश के जो स्टॉक्स हैं उनमें एक सडनली काउंटर मैं अपने देख रहा हूँ स्क्रीन पे। आज से 2 दिन पहले किसी मेहमान ने जिक्र किया था IRB का, मुझे याद आ रहा है, मयूरेश आप थे या पता नहीं कौन था, 309 पे IRB अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे है। अगर मैं इसके पूरे करियर को फिल्टर करके मात्र 16 नवंबर 2021 का एक हाई काट दूं, हटा दूं जब ये टिका नहीं था, 307.55, यानी मेरे स्क्रीन पे ये चार्ट्स हैं फरवरी 2008 से लेके अब तक, ये इसका हाईएस्ट क्लस्टर है। अभी मेरे ख्याल से 20-25 दिन पहले इन्होंने अपना जो क्वार्टरली अपडेट था वो शेयर किया था। ये काफ़ी मशक्क़त के बाद मयूरेश ये स्टॉक अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे आया है। अब यहाँ पे हम ट्रेड की बात तो नहीं करेंगे, बट समबडी इज होल्डिंग, आई मीन इनका क्वार्टरली अपडेट काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। आपका व्यू IRB पे इस वक्त? नहीं, बिल्कुल वीरू जी, आई थिंक नंबर्स शानदार आए थे और जिनके पास है मुझे लगता है मोमेंटम बरकरार रहेगा। 2 चीजें हो रही है सारे EPC कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं रोड डेवलपर्स को, एक हैम होता है और एक EPC होता है। जो हैम होता है, जो एन्युटी बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, इसकी जो मार्जिन प्रोफाइल रहती है और जो IRRs रहते हैं, ये काफी बेहतर रहते हैं कंपेयर टू EPC कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो हैम कॉन्ट्रैक्ट विन कर रही है सारे रोड डेवलपर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और जिस तरह से एक रोड डेवलपमेंट का एजेंडा चल रहा है, गडकरी साहब ने जो एक रोड डेवलपमेंट का एजेंडा बरकरार रखा है और अगले 1 से 1.5-2 वर्षों में आई थिंक और भी इसमें एक पेस पकड़ी जाएगी, तो कहीं ना कहीं आई थिंक डेवलपर्स डेफिनेटली फोकस में रहेंगे। दूसरी चीज आई थिंक जो डेट लेवल्स है काफी कंपनीज के अच्छी खासी कम हो चुकी है, इसलिए जो लेवरेज पोजीशन है ये काफी मैनेजेबल हो चुकी है। जो वायबिलिटी गैप फंडिंग होती है जो बहुत अहम होती है, क्योंकि सरकार और NHAI या 90% प्रोजेक्ट हाथ में लेके ही हैंड ओवर करती है, एग्जीक्यूशन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है और इससे पहले जो वर्किंग कैपिटल के कंस्ट्रेंट्स थे वो शायद बैलेंस शीट के ऊपर से निकल जाते हैं। और फोर्थ, बिकॉज ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ रोड्स, आई थिंक जो क्वालिटी ऑफ रोड्स बन रहे हैं और जो टोल कलेक्शन के फिगर्स है, आई थिंक ये अच्छा पे बैक दे सकता है। अ लॉट ऑफ दीज रोड्स वीरू जी आर गेटिंग कंप्लीटेड बिफोर टाइम, इसलिए जो कंप्लीशन बोनस इनको मिलता है वो भी अच्छा खासा रहता है। तो काफी फैक्टर्स टेलविंड बन के उभर के आ रहे हैं। IRB, PSP प्रोजेक्ट्स, KNR कंस्ट्रक्शन जरूर ध्यान पे रखना चाहिए। मोमेंटम शायद EPC रोड डेवलपर्स के साथ बढ़े। हाँ, दिख भी रहा है बढ़िया मूव। और PSP प्रोजेक्ट्स वगैरह तो पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर करके भी जा चुके हैं। तो रखिए स्पेस पर रडार पे सरकारी बैंक का इंडेक्स अलग अलग टाइम फ्रेम्स पे प्लीज खींच के लाइएगा। मेरे ख्याल से जून का समय था, PSU बैंक इंडेक्स था 2300 पे, आज 4500 के पार जून से लेकर अब तक 95% के रिटर्न्स ये इंडेक्स दे चुका है। इस तरह का मूव बनता हुआ जून के लोज से मैंने पकड़ा था, वो आपकी स्क्रीन पे भी दिखा रहा है, 82-80% का उछाल। और इस पूरी ट्रेजेक्टरी को, इस पूरे मूव को बहुत बढ़िया तरीके से PSU बैंक ETF के थ्रू और इंडिविजुअल स्टॉक के थ्रू चतुर्मोता साहब ने करवाया था। चतुर्मोता साहब, बहुत बढ़िया रही है वो ट्रेड। अब आप लोग मुनाफा वसूल रहे हैं, नहीं वसूल रहे हो इस पे? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून वीरू। तो देखिए, मुनाफा तो नहीं वसूल रहे हैं पर ट्रेंड को जरूर राइड कर रहे हैं, पर अब थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रख के कर रहे हैं, क्योंकि जब रिकमेंड किया था तब 32 से हमने इस इंडेक्स की PSU बैंक की CTF की बात की थी, जो आज करीब करीब 50 रुपया को टेस्ट कर चुका है और ये मात्र 3-4 महीनों में ये रैली आई है। पर जब हम वैल्यूएशन को देखते हैं तो हमें दिखता है कि PSU बैंक एक्सेप्ट SBI जो कि 1.2 टाइम प्राइस टू बुक पे एडजस्टेड पे ट्रेड कर रहा है, बाकी जो PSU बैंक है वो कहीं ना कहीं 0.6-0.7 टाइम प्राइस टू बुक पे
ट्रेड कर रहे हैं। और लोन ग्रोथ जो है वो पीएसयू बैंक में बहुत समय बाद ऐसा हुआ है जब 13 से 14% की लोन ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव इन्वायरमेंट इस स्पेस में बना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मूव काफी फास्ट आए। तो हम हमारे इन्वेस्टर्स को ये कह रहे हैं कि यहाँ पर पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए। और अभी हमारा मानना है 46 47 का जो जोन है वो एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर देखा जा रहा है। जब तक ये लेवल ब्रीच ना हो तब तक इस ट्रेंड को राइड कीजिए। मेरा मानना है ये ईटीएफ 55 रुपए तक आपको जाता हुआ यहाँ से नजर आ सकता है। तो 47 के स्टॉप के साथ इस ट्रेंड को राइड करना चाहिए। पीएनबी हमारी एक फेवरेट पिक इस स्पेस में बनी है, जहां हमें लगता है 60 रुपए तक के मूव देखने को नजर आ सकते हैं। आपका अगर आप देखें पीएनबी याद रखिएगा बैन पीरियड है, बट स्टिल अगर आप देखें अगर आपके पास होल्डिंग है, कैश की होल्डिंग है, तो इस पर अपना अभी भी अगर आप देखें आपको व्यू कायम रखना है। स्ट्रेंथ है यहाँ पर। अच्छा आशीष, आपके 2-3 पॉकेट्स और हैं, एलएनटी हो गया और आपका सिमेंस हो गया, वहाँ पे क्या कर रहे हैं आज? एलएनटी 2169 अपने एक बार फिर से करियर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी फ्लोट करता हुआ, यहाँ पे आप लोगों ने क्या व्यू शेयर किया है अपने क्लाइंट से, और कैपिटल गुड्स में इस वक्त क्या चीज कर रहे हैं आप लोग? जी, तो बिल्कुल सही कहा वीरेंद्र आपने। देखिए एलएनटी, सीमेंस, क्यूमिंस ये सभी स्टॉक हमें काफी पसंद है और अभी भी हम इनमें बरकरार लॉन्ग रहने के लिए ही सलाह दे रहे हैं। कारण आप समझे कि स्टॉक तो नए ऑल टाइम हाई पे है, तो टेक्निकली तो नो डाउट की कोई क्वेश्चन मार्क है, स्टॉक की ट्रेजेक्टरी अच्छी है। बट अगर से आप इनको देखें तो इन स्टॉक ने 2010 से लेकर 2018-19 के पीरियड में हार्डली 4 से 5% का कैगर रिटर्न जनरेट किया। कहने का मतलब है कंटिन्यूस जरूर बढ़ रहे थे, पर इन्होंने कोई बहुत बड़े रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के नहीं दिए। क्यों? क्योंकि प्राइवेट केपेक्स साइकिल पूरी तरह से एब्सेंट थी इस पूरे पीरियड में। अब आप देखें तो प्राइवेट केपेक्स साइकिल वापस से बहुत ही अच्छी तरह से आ रही है। 18% वाई ग्रोथ आपको ऑर्डर बुक में देखने को नजर आ रहा है। एलएनटी की बुक बात करें तो 4 टाइम ऑर्डर टू बिल ये रेशियो इस समय चल रहा है, यानी कि रेवेन्यू का से 4 टाइम्स ज्यादा आज की डेट में ऑर्डर बुक है, जो कि 3 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी इस पूरे स्पेस में दे रही है और वैल्यूएशन कंफर्टेबल है। तो मुझे लगता है एलएनटी इस स्पेस में सबसे प्रॉमिसिंग बेट रहेगी, जहां पर पे 2400-2500 तक के पोजिशनल लक्ष्य देखने को नजर आएंगे। ट्रेडिंग के तौर पे हमने आपके चैनल पे कई बार 2250-2300 की बात की है, तो ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा है। बट थोड़ा मीडियम टर्म व्यू है तो 2500 रुपए तक के मूव भी एलएनटी के अंदर देखने को नजर आएंगे। सीमेंट्स जो कि प्रोसेस ऑटोमेशन और डेटा सेंटर, रेलवे, इस सभी थीम को प्ले करने के लिए सीमेंट्स एक बढ़िया स्टॉक है। तो हमें लगता है इस स्टॉक में भी 3600 रुपए तक के मूव देखने को नजर आ सकते हैं। ओके आशीष जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। इस बीच एसबीआई सिक्योरिटीज के सुदीप शाह साहब जुड़ते हुए। सुदीप जी आए, गुड आफ्टरनून। सुदीप जी, इस समय का प्रेफर्ड ट्रेड पहले तो गुड आफ्टरनून आशीष जी। इस समय का प्रेफर्ड ट्रेड होगा इंडसइंड बैंक। हमने ये देखा है कि ये स्टॉक बहुत एक 15-17 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज हमने इस पे एक ब्रेकआउट देख रहे हैं हम, और ये वॉल्यूम के साथ है और सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट भी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो हिसाब से एक कंप्लीट अप ट्रेंड के बाद एक कंसोलिडेशन आया था और एक कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट आ रहा है और अपने 20 डेमा है ये उसके ऊपर ये लास्ट 15-20 दिन से सस्टेन कर रहा है और एवरी अटेम्प्ट टू दैट रीटेस्ट वहां से भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग सपोर्ट आ रहा है। तो मुझे लग रहा है ये आने वाले कुछ 1-2 सत्रों में यहाँ पे हमें एक बढ़िया सा अपमूव हम देख पाएंगे इंडसइंड बैंक में। तो 1205 के स्टॉप लॉस के साथ रिकमेंड करता हूँ इसे 1260-1265 के टारगेट के लिए 1-2 सत्रों में। ओके, ये इंडसइंड बैंक पे आपका व्यू है। अच्छा, अब चलिए एक बहुत बहुचर्चित स्टॉक के बारे में बात करते हैं, यस बैंक। यस बैंक को जरा स्क्रीन पे लेके आइए। इट्स 2370 डे हाई पर और 3 दिन में आशीष ये स्टॉक 1765 से 2370 हो गया। बहुत से लोग अगर आप देखें ट्विटर पे भी पूछ रहे थे कि जनाब अभी क्या हो रहा है। एक बार जरा मानस जी को रखिए और साथ ही साथ मयूरेश जी को रखिएगा। एक बात तो पहले मैंने अब तक इसकी टेक्निकल पिक्चर देखी उसको देख के बोल सकता हूं। देखिए, यस बैंक के करियर में जो सेलिंग के डिफरेंट चरण थे, एक सेलिंग आई 400 पे, दूसरी सेलिंग आई 300 पे, फिर आई 200 पे, फिर 150 पे। द लास्ट लेग ऑफ सेलिंग वाज इन आई थिंक जुलाई 2020, जब ये स्टॉक करीब करीब समझ लीजिएगा कि
10 जुलाई को इसका भाव था करीब करीब समझ लीजिएगा कि 27.52 और 27.52 से ये स्टॉक आया था करीब करीब 11 रुपये 45 पैसे पे। तो वो जो 11 जुलाई का भाव था ना, लास्ट लेग ऑफ सेलिंग का, अब उसको इसने रीगेन कर लिया है। पहले तो मयूरेश बताइए, इट्स जस्ट अ टेक्निकल पुल बैक या फिर जमीनी हकीकत यस बैंक में कुछ बदली है? आप कैसे समराइज करेंगे या फिर रीड करेंगे इस पुल बैक को? फिर मैं टेक्निकल से बातचीत करूंगा। आपका व्यू ऑन 2370 ऑन यस बैंक। बिल्कुल, तो वीरू जी आई थिंक 2-3 फैक्टर्स फेवर में आ सकते हैं टेलविंड्स फॉर द बैंक। पहली चीज आई थिंक ये जो पूरा अपना एसेट जो ग्रॉस नेट जीएनपी जिसे हम कहते हैं, जिसे बेचना चाहते हैं जीसी फ्लावर्स को, लगभग 45-48,000 करोड़ का जो एक पूल था जिसे बेचना चाह रहे थे, जिसकी कैरिंग वैल्यू 8,300 है और जिसकी आई थिंक बोली लगी है अराउंड 11,000 करोड़। अगर ये निकल जाता है तो जो जीएनपीएस नेट एनपीएस का रेशियो है, स्पेसिफिकली जीएनपीएस जो 12% के आसपास है, उस पर एक सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखने मिलेगा। तो इफ दिस गोज थ्रू टू द एआरसी सेल जो जीसी फ्लावर्स है, कहीं ना कहीं आई थिंक जीएनपीएस विल डायरेक्टली फॉल डाउन 12% से लेकर डायरेक्टली 2% के आसपास। एक सिग्निफिकेंट फॉल वहां पे देखा जाएगा। दूसरा, आई थिंक जितनी इनको प्रोविजनिंग अभी बुक पे करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ दिस डील नॉट गोइंग थ्रू, कॉस्ट टू इनकम रेशियोज लगभग 72-73% के आसपास है। मैनेजमेंट का कहना है कि 70% के आसपास अगले वित्त वर्ष के लिए रहना चाहिए, पर अगर ये डील निकल जाती है तो अच्छा खासा आई थिंक रिवर्सल हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इवन द प्रोविजनिंग, क्योंकि प्रोविजनिंग अच्छी खासी हो जाएगी और राइट बैक्स और रिकवरीज जैसे हम देख रहे हैं एवरी पासिंग क्वार्टर, नेट एनपीएस को शायद 1% के नीचे खींच ले। तीसरा, आई थिंक जो निम्स का एक ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का, जो नया मैनेजमेंट आई थी, दे वर वेरी वेरी क्लियर कि निम्स को 3% के ऊपर लेके जाना है। दे आर समवेयर अराउंड 2.6-2.7, ट्रेजरी को अगर एडजस्ट करो तो अराउंड 2.65, कहीं ना कहीं 2.9% के आसपास जाने की एक ट्रेजेक्टरी लग रही है ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, व्हिच इज वेरी वेरी क्लोज टू दैट 3% मार्क। बट बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स जो आरओएस है वो अभी भी कॉम्प्रेस्ड है 0.4, 0.6 के आसपास रहने की उम्मीद हम रख सकते हैं FY23, FY24 ऑनवर्ड्स। एट द सेम टाइम आई थिंक आरओई एक्सपेंशन होगा एडवांसेस और डिपॉजिट ग्रोथ के ऊपर। तो एडवांसेस में जैसे वृद्धि हमको देखने मिली है, मैनेजमेंट अगेन इज वेरी वेरी होपफुल कि एक 16-17% के एडवांसेस ग्रोथ और डिपॉजिट अराउंड 24-25% के ऊपर ग्रो कर दी चाहिए, विच मीन्स दैट द क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो जो 90% के ऊपर है इज वन ऑफ द बेस्ट। ऑब्वियसली ग्रैन्युलर एडवांटेजेस है, कासा रेशियो 30-31% पे जो है वहां पे इंप्रूवमेंट देखने मिल रही है। रिटेल, एसएमई, वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, जो ग्रैन्युलर लोन प्रोफाइल है स्पेसिफिकली एमएससी को लेके, रिटेल टर्म डिपॉजिट्स कासा शुड इंप्रूव दैट। एक ही दिक्कत है, फेब मार्च में बहुत बड़ा सप्लाई आने वाला है इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ शेयर्स जो लॉक इफ्स एंड बट्स है, बट मोमेंटम शायद दिख रहा है। हाँ, ये है मार्च 2020 में वो सब इन्वेस्टर्स क्या बैंक्स घुसे थे। एसबीआई कंसोर्शियम जो लीड कर रहा था, उनके 3 साल का पीरियड खत्म होने आ रहा है। उससे पहले ये बाइंग इमर्ज हो रही है, और बाइंग तब इमर्ज हो रही है जब कार्लाइल एडवेंट्स के लिए भी हरी झंडी आ गई थी, उन्होंने जो 10% स्टेक एक्वायर करा था। तो बहुत कुछ होना है इस बैंक में, उससे पहले बहुत तगड़ा मोमेंटम ये पिकअप करता हुआ। मैं मैनेजमेंट के पास जा रहा हूं पहले अब इस समय के, और सीसीएल प्रोडक्ट्स के सीईओ प्रवीण जयपुरिया सर जुड़ते हुए। प्रवीण सर, सॉरी थोड़ा डिले के साथ आपके पास आ रहा हूं, लेकिन थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। प्रवीण सर, ये अपडेट आया मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो कॉफी का है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का है, इसको डीमर्ज करने की तैयारी, विभाजन करना है धंधे का। क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग? कोई वैल्यू अनलॉकिंग का प्रोपोजिशन खुल रहा है कि हम शेयर होल्डर्स के लिए? तो आपको सबसे पहले मैं थोड़ा ये डीमर्जर का वो बता देता हूं कॉन्टेक्स्ट और इसका मतलब क्या है। तो हम 5 साल पहले सीसीएल प्रोडक्ट जो है ये एक B2B कंपनी थी और हमने अपना ब्रांड लॉन्च करने का प्लान बनाया था 5 साल पहले, तो हमने लिमिटेड के नाम से। और ये जो सब्सिडरी थी वो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटी इंडियन मार्केट के लिए हमने ये सब्सिडरी खोली थी। और अब चूंकि 4-5 साल गुजर गए हैं और हमने देखा है कि हमें इसमें काफी अच्छा जो है मोमेंटम देखने को मिला, हमें एक तरह से सक्सेस इसमें देखने को मिला। और चूंकि ब्रांड जो है वो पेरेंट कंपनी को बिलोंग करती है और ये सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने सब्सिडरी खोला था, तो हमने कहा अगर हम इसको वैल्यू को अनलॉक करना है और हमें ऑपरेशनल एफिशिएंसीज लाना है अगर, तो उसके लिए हमने इसको पेरेंट कंपनी में मर्ज किया है। तो ये जो ब्रांड्स है सारे वो हमने कंसोलिडेट किया है एक जगह पे, विच इज पेरेंट कंपनी में। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि हमारे जो हमने एक ब्रांड और लॉन्च किया, हमने ये डिसाइड किया कि हम और भी कैटेगरीज के अंदर घुसेंगे आगे आने वाले वक्त में।
एक एफएमसीजी कंपनी की तरफ बिहेव करेंगे। तो इस कारण से हमने ये जो है सेटअप इसको जो है पेरेंट कंपनी में मर्ज किया है, और जो ओरिजिनल सेटअप जो सब्सिडरी थी उसको सिर्फ रिटेल के लिए रखा है। रिटेल यानी कि हम कॉफी शॉप्स या कॉफी ऑन व्हील्स या इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं वो हम इसको यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो उसके लिए जो है वो सब्सिडरी सिर्फ उस पे अब फोकस करेंगे। तो कॉस्ट सेविंग्स फ्लो होंगी ऐसा मैं पढ़ रहा था, आप लोगों ने कुछ क्वांटिफाई करने की कोशिश करी किस तरह की कॉस्ट सेविंग्स ट्रिकल इन होती हुई नजर आएंगी? प्लस जो आप लोगों ने फिर FY23 के लिए 20-25% के आसपास वॉल्यूम ग्रोथ की बात करी थी, इस समय धंधा चल कैसा रहा है? वो टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आएंगे क्या प्रवीण सर? हाँ, तो सबसे पहले कॉस्ट की बात करते हैं। तो कॉस्ट अगर आप देखेंगे एट MIS लेवल हमने पिछले साल बताया था कि सब्सिडरी कंपनी जो है वो ब्रेक इवन है, बट चूंकि सब्सिडरी कंपनी है आपको एक ट्रांसफर प्राइसिंग की बात होती है और आर्म्स लेंथ डिस्टेंस कनेक्शन जाता हुआ चलिए, लेकिन ये CCL प्रोडक्ट्स ने जो डीमर्जर करा उसके पीछे का रैशनल मैनेजमेंट समझाता हुआ मैं लक्ष्मण दिल्ली से जुड़ रहा हूं, उनके पास जाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले 4 का चौका का टीजर दे रहा हूं ताकि एक्सपर्ट्स हमारे पैनल जो है रेडी रहे अपनी अपनी पिक्स के साथ। लाइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे आज का सस्ता ऑप्शन। मानस आपके पास आऊंगा। गाबा सर FNO का सुपरस्टार, प्लीज कोई स्टॉक आइडेंटिफाई करके रखिएगा। स्वाति जी चार्ट का चमत्कार प्लीज। और मयूरेश के पास जाऊंगा अब मैं एक मिड कैप फंडा पिक के लिए कुछ ही देर, लेकिन अब शुरुआत कर रहा हूं क्या चल रही है। क्या चल नहीं रहा है, क्या गिर रहा है? मैं वो प्रोड्यूसर साहब दिखा रहे थे ट्रेंडिंग स्टॉक्स में, मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स में सबसे पहले डॉक्टर लाल पैथलैब्स आया था। ये जो दिल्ली सरकार ने अनाउंसमेंट कर दिया है, लक्ष्मण से रिक्वेस्ट करी थी जरा समझाइए करने क्या वाले हैं। लक्ष्मण 450 टेस्ट, इतने टेस्ट होते क्या ह्यूमन बॉडी पे? पता नहीं, इतना तो मुझे भी नहीं पता था। जब आप फुल बॉडी चेकअप कराने जाएं तब भी जो टेस्ट होते हैं वो भी मुश्किल से 50-60 टेस्ट होते हैं। अब 450 होते हैं तो होते होंगे, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि अगर विषम परिस्थितियों में बीमार पड़ने पे अगर टेस्ट कुछ अलग हट के टेस्ट होते हैं तो उनके खर्चे अच्छे खासे लगते थे जो गरीब लोग हैं उनके लिए। तो अब दिल्ली सरकार ने यह तय किया है कि 450 टेस्ट जो होंगे दिल्ली में वो मुफ्त में कराए जाएंगे, यानी उसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे मरीज को। ये जो टेस्ट होंगे वो दिल्ली सरकार के जो बहुत ही मशहूर मोहल्ला क्लिनिक है या फिर सरकारी अस्पताल है वहाँ पे टेस्ट फ्री होंगे। मान लिया जाए वो टेस्ट की सुविधा अस्पतालों में नहीं है, मोहल्ला क्लिनिक में नहीं है, तो वो अस्पताल रिकमेंड कर देंगे, तो फिर वो जाकर के किसी भी नज़दीकी प्राइवेट अस्पताल में या फिर किसी प्राइवेट लैब में जाकर के उस टेस्ट को वो करा सकेंगे। और इसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, अलग अलग तरह के टेस्ट इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें 212 टेस्ट तो पहले से मुफ्त में हो रहे थे, अब इनकी संख्या बढ़ करके 450 हो गई है। अब इसमें एक और शर्त यह है कि जिनको ये मुफ्त की सुविधा दी जाएगी वो 1 जनवरी से दी जाएगी और उन लोगों को ही मिलेगी जो दिल्ली के रहने वाले हैं। तो इन शर्तों के साथ दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने ये फैसला लिया है। एक और चीज, ये दिल्ली वालों को फायदा होगा। नोएडा से कोई दिल्ली जाके 450 टेस्ट करा सकता है क्या? नहीं, नोएडा से नहीं करा सकता, दिल्ली से गाजियाबाद से नहीं करा सकता, हरियाणा गुड़गांव से नहीं करा सकता, ना तो आप जैसे लोग मुंबई से आगे करा सकते। नहीं, मैं तो बहुत दूर की कौड़ी थी, मैं तो वीरू के लिए जुगाड़ लगा रहा था। नहीं, वीरू के लिए थोड़ा ईश्वर की दया से सही है। पहले खुश इस बात। अरे तो टेस्ट कराने में ईश्वर की दया से क्या सही होने की बात थोड़ा है, ये तो प्रिवेंटिव टेस्टिंग भी होती है ना भाई। सब ठीक है, सब ठीक है। मयूरेश भाई कैसे रीड कर रहे हैं इसको? एक पहले कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, मार्जिन इस तरह के पॉसिबल नहीं था तो स्टॉक पिटे। अब तो इसी से धंधे पे डॉक्टर लाल का तो जलवा ही है वहां पे NCR रीजन में, इसका गढ़ था। अब इस तरह के अगर टेस्ट डोल आउट हो रहे हैं तो इनका सीधे बिजनेस इंपैक्ट होता हुआ नजर आएगा। कैसे देख रहे हो आप इस डायग्नोस्टिक स्पेस को? क्या करूं डॉक्टर लाल में अगर मैंने फंडामेंटल कॉल लेके रखा हुआ था अपने हेल्थ केयर पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो के लिए? ये तो आपको समय देना पड़ेगा बिकॉज इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। ये जो न्यूज आई है ऑब्वियसली डेट्रीमेंटल है डॉक्टर लाल के लिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है इनका दिल्ली में और नॉर्थ पार्ट ऑफ द कंट्री में। दूसरी बात आई थिंक जो स्पेशलाइज्ड टेस्ट की लक्ष्मण जी भी बात कर रहे थे, काफी स्पेशलाइज्ड टेस्ट होते हैं और स्पेशलाइज्ड टेस्ट अच्छे खासे आई थिंक रेवेन्यू पर टेस्ट
जनरेट करते हैं पैथोलॉजिकल प्लेयर्स के लिए। दूसरा देखें, लार्ज प्राइवेट प्लेयर्स के अलावा हॉस्पिटल चेन्स की जो फार्मेसी चेन्स है, ये भी तगड़ी कंपटीशन दे रही है ये डायग्नोस्टिक्स प्लेयर्स को। और पोस्ट कोविड में आई थिंक ऑब्वियसली कोविड वॉल्यूम्स कम हो जाएंगे, जिसकी नंबर्स और रेवेन्यू दोनों कम थे, बट कहीं ना कहीं आई थिंक एक सेंटिमेंटली नेगेटिव है डॉक्टर लाल्स के लिए, डेफिनेटली मान के चलिए। नेगेटिव डॉक्टर लाल के लिए। सुदीप साहब जरा चार्ट्स पे देखिए डॉक्टर लाल। आशीष जी, अगर डॉक्टर लाल का अगर हम मीडियम टर्म का एक चार्ट देखें तो ओवरऑल ही सेल ऑन राइज का चार्ट दिख रहा था, लोअर टॉप लोअर बॉटम। बट अगर पिछले 10-15 दिन 20 दिन का एक चार्ट अगर टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो एक कंसोलिडेशन हो रहा था 2500 और 2370 के बीच में, और आज वो कंसोलिडेशन में से ब्रेकडाउन आया है, प्लस स्टॉक आज अपने 200 DMA के नीचे फिर से फिसल गया है। और मुझे लग रहा है कि जो हिसाब से टेक्निकल सेटअप बन रहा है यहाँ पे सेल ऑन राइज की रणनीति होनी चाहिए, और ये स्टॉक 2280 और 2250 के अगले सपोर्ट को बहुत जल्द टेस्ट कर सकता है, और इसके लिए रेजिस्टेंस होगा 2390 2395 का। जी हम आपकी स्क्रीन पर आप देखें तो डॉक्टर लाल पैथलैब डेलो की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, और याद रखिएगा ये पूरा का पूरा एक बेस है इसका सेकेंड हाफ ऑफ आई थिंक इनफैक्ट अगस्त से लेकर अब तक, और वो है करीब करीब 2297 की ट्रेजेक्टरी। मीनवाइल जरा एक बार देखिए हमने ये क्या चल रहा है, मैं आज डायग्नोस्टिक स्पेस को कवर किया। लक्ष्मण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तो यहाँ पर एक चिंतापूर्ण और अगर आप देखें दुविधापूर्ण माहौल शायद अब इन डायग्नोस्टिक कंपनियों के लिए। पहले अगर आप देखें शायद मार्जिन्स को लेकर फाइट चल रही थी बिकॉज ऑफ आई थिंक प्राइसिंग इशू, बट अब तो टॉप लाइन को लेकर चिंताएं होने लगेंगी। मीनवाइल निफ्टी एक बार फिर से 18585 डे हाई की जो हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी है, मतलब माफ कीजिएगा डे की जो हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी है उसमें फिर जंप करता हुआ अब क्या लीड ले रहा है। देखिए कोई भी बैंक बैकफुट पे नहीं है। लुक एट आरबीएल नाउ, आई थिंक हमने कल भी डिस्कशन इस स्टॉक पे किया था, इट्स नाउ 157.90। आरबीएल को मैंने एग्जैक्टली इस पॉइंट पे इसलिए स्ट्राइक किया है, और इनफैक्ट सुदीप उस पर ध्यान दीजिएगा 19 जनवरी 2022 यानी CY22 के हाईएस्ट क्लस्टर पे आरबीएल द वर्स्ट स्टॉक इन एंटायर बैंकिंग स्पेस, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, जिसने प्राइस परफॉर्मेंस दी इट वाज आरबीएल। अब ये 13 दिसंबर को हाईएस्ट लेवल पे है CY22 के 158 के ऊपर। सेटअप क्या कहता है, कहां तक का मूव देगा ये? वीरू जी, अगर हम आरबीएल बैंक का एक चार्ट देखें पिछले 2-3 महीनों का, तो ग्रेजुअल एक अप ट्रेंड में ये स्टॉक हमें दिख रहा है। और अगर हम इस एक शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेजेस के पर्सपेक्टिव से भी जो देखते हैं, हम 20 डेमा देखते हैं, तो ये तब से लेके इसने अगर हम देखें 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर से लेके इसने कभी अपना 20 डेमा ब्रीच नहीं किया है। और कल और परसों ये दोनों दिन ये स्टॉक ने 149 और 150 के जो दो बॉटम्स बनाए, ये भी अपने 20 डेमा को रिटेस्ट करके एक रिबाउंड कर रहा है। तो जब यहाँ से ये रिटेस्ट होता है और 20 डेमा से रिबाउंड करता है तो स्टॉक में एक बहुत अच्छी सी चाल, अच्छा सा उछाल आता है। और करंट लेवल से भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 168 175 का एक अप मूव बन सकता है, और 150 का एक स्टॉप लॉस मुझे लगता है हमें इसमें मेंटेन करना चाहिए। आरबीएल बैंक बढ़िया मूव्स दिखाता हुआ। इस बीच कोटक के श्रीकांत चौहान जुड़ते हुए। श्रीकांत हाय, गुड आफ्टरनून। श्रीकांत कोई बढ़िया वाला ट्रेड के साथ शुरू करें, आपके रडार पे कौन सा स्टॉक? गुड आफ्टरनून आशीष जी। देखिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा गुजरात से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स है, जैसे जेएनएफसी है, जीएसएफसी है, या कुछ अदानी ग्रुप के स्टॉक्स है, उन सभी में हमें एक साथ एक्शन देखने मिल रही है। और मुझे लगता है कि शायद इन्हीं सब स्टॉक्स के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स थोड़े अच्छे बन सकते हैं। यहाँ पे हमें लगता है कि अदानी एंटरप्राइजेस जो तकरीबन 4060 के करीब ट्रेड कर रहा है, एक साइडवेज पैटर्न में ये कन्वर्ट हो चुका था, और उसके ब्रेकआउट के बाद हमें लगता है कि शायद ये स्टॉक 4050 से 4250 तक जा सकता है। तो अदानी एंटरप्राइजेस को लॉन्ग करें 4060, 65 या 70 तक। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे हम तकरीबन 4000 के करीब का, जो आज के लोवेस्ट लेवल्स हैं, और टारगेट्स हम रखेंगे 4200 4250 के। साथ ही साथ मुझे लगता है कि अदानी पोर्ट्स यहाँ पे भी एक लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है, और 895 896 के करीब ट्रेड कर रहा है। कई दिनों से इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था, लेकिन ब्रेकआउट के बाद ये स्टॉक 920-22 के लेवल्स दिखा सकता है। तो अदानी पोर्ट्स को भी खरीद के चले। स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रखेंगे तकरीबन 880 का।
तो 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, 25 से 30 रुपए के टारगेट्स नजर। अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स, दोनों श्रीकांत के प्रेफर्ड पिक्स हैं। लेकिन चलिए अब 4 का चौका की शुरुआत कर देते हैं। जो टीजर लिया था, सारे एक्सपर्ट्स रेडी हैं अपनी बढ़िया बढ़िया पिक्स के साथ। सबसे पहले आज का सस्ता ऑप्शन। मानस, कौन सा स्टॉक डिसाइड किया सस्ता ऑप्शन में जाएगा? देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए आई थिंक LIC हाउसिंग पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हमने देखा है। जो 407, 8, 9 का जो रेजिस्टेंस था, स्टॉक ने उसको ब्रीच किया। हालांकि पिछले करीब आधे घंटे में हमने हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखी है, लेकिन मेरा समझना है कि जो करेक्शन हमने देखा इंटरडे सेशन में, वो एक बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी है। करंट लेवल्स पे भी आप LIC हाउसिंग में खरीदारी कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन ट्रेड लेंगे। जो 420 वाला कॉल ऑप्शन है, 6 रुपए 90 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए। 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और कम से कम 15 रुपए के टारगेट सेट करिए। LIC हाउसिंग फाइनेंस का ऑप्शन 420 का कॉल, खरीदारी करने के मौके। ये मानस, लखनऊ में भी ठंड नहीं हो रही का बिल्कुल इस बार? देखिए, अभी करीब मेरे ख्याल 2 या 3 दिन पहले काफी क्लाइमेट चेंज हो गया था, अच्छी ठंडक लग रही थी। लग रहा था कि शायद दिसंबर में हम लोग आ गए हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों में फिर से क्लाइमेट चेंज हुआ और अभी उतनी ठंडक नहीं है जिस तरह की नॉर्मली हम लोग मिड दिसंबर में देखते हैं। उस तरह की ठंडक तो नहीं है। कहीं ठंड नहीं पड़ रहा है इस बार। गाबा सर, FNO सुपरस्टार कौन सा स्टॉक आइडेंटिफाई किया सर? वेल, मैंने जो चुना है इस वक्त, वो मुझे लगता है SBI लाइफ। पहले HDFC लाइफ था, अब SBI लाइफ ट्रेड कर रहा है 1273 के आसपास। 1290 तक जाना चाहिए। यस, स्टॉप होगा 1265 प्लस SBI लाइफ। जी हाँ, SBI लाइफ आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। तो प्रकाश सर का ट्रेड हो गया SBI लाइफ 1280 पे। अब चलते हैं स्वाति जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए। स्वाति जी, क्या पिक कर रही हैं आप? यस, चार्ट के चमत्कार में मैं अडानी एंटरप्राइज बाय कॉल देना चाहूंगी। वीकली चार्ट पे काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस है। फ्लैट कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे रहा है विद डिसेंट वॉल्यूम्स। जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हम लोग देखते हैं उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। नहीं, ये 52 वीक हाई के अभी आसपास जाने की फुल ट्राई कर रहा है, कोशिश कर। मुझे लगता है ये न्यू हाई भी बना सकता है एट अराउंड 4160 के आसपास। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा अडानी एंटरप्राइजेस। 4000 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 4160। ओके, अदानी एंटरप्राइजेस वाकई मेरे स्क्रीन पर आप देखें डेरिवेटिव कॉन्टेक्स्ट वाले स्टॉक्स में अदानी एंटरप्राइजेस और इनफैक्ट अदानी समूह के सारे स्टॉक्स डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आने की अगर आप देखें कोशिश करते हुए। एट 4061 इट्स अ बाय कॉल फ्रॉम स्वाति जी। अब एक काम करते हैं, मयूरेश जी के पास चलते हैं आज का मिड कैप फंडा समझने के लिए। मयूरेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप मिड कैप में? तो वीरू जी, डिक्लाइंस पे गैब्रियल मार्केट्स पे इंडिया को अच्छा लग रहा है। हमारे रिसर्च नोट से क्लाइंट्स को बताया ऑलरेडी। 2 चीजें हो रही है। एक, आई थिंक जो इनकी मार्जिन प्रोफाइल है 7.4% जो पिछले तिमाही में आई थी, ये बहुत बढ़िया मार्जिन आई है, क्योंकि जो इंप्रूवमेंट देखा गया है सिर्फ पिछले तिमाही के कंपैरिजन में नहीं है ऑफ लास्ट ईयर, बट इवन इन द लास्ट 2 क्वार्टर्स। तो एक सिग्निफिकेंट मार्जिन इंप्रूवमेंट है इन द सिनेरियो वेयर इनपुट कॉस्ट वर हाई। जैसे इनपुट कॉस्ट कम होती जाएंगी अगले कुछ तिमाहियों में, मार्जिन एक्सपेंशन और ज्यादा होती जाएगा। दूसरा, आई थिंक जो टॉप लाइन ग्रोथ की हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है स्पेसिफिकली 2 और 3 व्हीलर प्लेयर्स में से, जिसका 65% कंट्रीब्यूशन है टॉप लाइन को, 24% आता है पीवीज से और 11% रेलवेज और अन्य इंडस्ट्रीज से। कहीं ना कहीं आई थिंक ऑल दीज इंडस्ट्रीज आर फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। रिप्लेसमेंट मार्केट डिमांड भी ठीक ठाक है, जो 17-18% ऑफ रेवेन्यू है। डेट बिल्कुल नहीं है बैलेंस शीट के ऊपर, जिसकी वजह से जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल है ये 32-33% के आसपास है, कंपेयर टू 23-24% पिछले वर्ष। वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा डिटियोरेट हुआ है 4 दिनों से, 17 दिन का 21 दिन हुआ है। बट मुझे लगता है आई थिंक रेलवे से जो ऑर्डर फ्लोज आ सकते हैं, स्पेसिफिकली वंदे भारत ट्रेन, राजधानी और जो प्रोडक्ट से लेके आ रहे हैं रेलवेज के लिए, ये कैश फ्लोज को बरकरार रखेंगे। तो हमें लगता है आई थिंक गैब्रियल मार्केट्स में इंडिया को हमें काफी पसंद बता रहा है। एक 18 से 20% की अपसाइड बिल्कुल मुमकिन हो सकती है इवन फ्रॉम द चौका रेडी है। सस्ता ऑप्शन मानस की तरफ से LIC हाउसिंग फाइनेंस 420 का कॉल लेने की बात। लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। गाबा सर ने FNO सुपरस्टार के तौर पे चुना SBI लाइफ। 1265 का स्टॉप लगाइएगा, इवेंचुअली 1320 तक के टारगेट्स नजर आएंगे। स्वाति ने अदानी एंटरप्राइजेस की बात करी कुछ देर पहले। दरअसल श्रीकांत ने भी यही स्टॉक मेंशन करा था, लेकिन ये 4 का चौका में चार्ट का चमत्कार हमारा। 4000 का स्टॉप,
4168 के टारगेट्स। और मयूरेश ने एक बढ़िया टेक्नो फंडा पिक आपके सामने रख दी है ऑटो एंसिलरी स्पेस से गैब्रियल इंडिया। खरीदारी करने के, एक्यूमुलेट करने के इन लेवल्स पर शायद बढ़िया मौके। और अब आगे बढ़ रहा हूं, यतिन इस समय स्टूडियोज में मौजूद। आज क्या चल रही है हमें दिखे नहीं आप? हाँ, वो सुमित की टर्न थी आज। ऐसा था क्या? हाँ। और दोनों लेकिन लंच के लिए नीचे चले गए थे। आज डीलिंग रूम का क्या हाल है? तो देखिए, दो स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम में डिस्कस हो रहे हैं, मानस ने ऑलरेडी रेकमेंड किया है LIC हाउसिंग फाइनेंस, और यहाँ अगर आप देखें तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 6% का एडिशन हुआ है। काफी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट HNI डेस्क पे अगर आप देखें तो फाइनेंशियल्स और बैंक्स में काफी खरीदारी देखने को मिल रही है। डीलिंग रूम्स को लगता है कि शायद 425 से 430 के लेवल्स आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस में 1-2 दिनों में मिलने चाहिए। तो ये एक स्टॉक है जो आज HNI रेडार पे है। दूसरा, क्योंकि बैंक्स चल रही हैं और जो PSU बैंक्स हैं, जो छोटी बैंक्स हैं, वहाँ मोमेंटम दिख रहा है, जो प्ले अप हो रहा है। शायद बंधन बैंक में डीलिंग रूम्स कहते हैं कि जो जिस हिसाब से अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है, शायद अब कैचअप रैली यहाँ भी आ सकती है। पोजिशनली उनको लगता है कि 275 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिलने चाहिए, यानी 7-8% की अपसाइड करंट लेवल से। ओपन इंटरेस्ट में भी लगभग 16 लाख शेयर्स का एडिशन, और यहाँ डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। तो दोनों ही बंधन और LIC हाउसिंग फाइनेंस पे डीलिंग रूम्स आज खरीदारी करवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। ये दोनों स्टॉक्स रखिए रडार पे, ये डीलिंग रूम्स के भी पसंदीदा बेट्स। आपको पता है ह्यूमन बॉडी पे 450 टेस्ट हो सकते हैं। ये जो मुझे बहुत ही आशीष, हम इसके बारे में जिक्र भी कर रहे थे। दिल्ली सरकार ऑलरेडी मोहल्ला क्लिनिक्स में 200-250 टेस्ट जो है वो मुहैया कराती है विदाउट एनी चार्जेस। महाराष्ट्र सरकार भी काफी सारी ब्लड टेस्ट आपको, अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती हो तो वो टेस्ट करवाती हैं। देखिए, जो टारगेट ऑडियंस है लिस्टेड डायग्नोस्टिक्स कंपनीज के, वो काफी अलग ऑडियंस है। और जो गवर्नमेंट हेल्थ क्लिनिक्स है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ तो डायग्नोस्टिक्स एक लेवल तक आपको बहुत ही कम दर में या ऑलरेडी PPP मॉडल के अंदर आपको मिलता है। तो मुझे नहीं पता ये न्यूज़ कितना असर करेगी। ऑलरेडी पैनिक तो देखा है डॉक्टर लाल पैथला में। मेरा ओपिनियन है कि शायद जो परसेप्शन है उतना बुरा तो नहीं हो सकता है प्राइवेट कंपनीज के लिए। सेंटिमेंट्स हावी थे, जैसी खबर आई वो 3-4%। और टर्म्स एंड कंडीशंस भी काफी होंगे। अभी एक्चुअली सरकार ने नोटिफाई नहीं किया, मार्च 2022 में ऑलरेडी आपकी सरकार ने इसको अनाउंस किया था। आपकी सरकार मतलब AAP वाली? हाँ, दिल्ली में जो है उन्होंने अनाउंस किया था कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा टेस्ट मुहैया कराएंगे मुफ्त में, क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल पे ही वहां आपने देखा होगा कि वो चल रहा है। तो लेट्स सी कितना इंपैक्ट कहाँ कब आता है। मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट डाली हुई है। हाँ, देखते हैं, जब बातचीत होगी तो समझेंगे दरअसल इसका कितना प्रोफाउंड इंपैक्ट वो लोग अपने धंधे पे देख रहे हैं। खैर, अरे 44,000 के करीब जा रहे हैं हम लोग। वीरू, देखा क्या? 232 अंकों का उछाल, आधे % से ज्यादा की मजबूती। निफ्टी अब 18,600 के ऊपर की ट्रेजेक्टरी पर। वीरू, वो जो ऊपर वाला बैंड था 18,602 का फिर से ब्रीच करने की तैयारी, 609 के आसपास आ गया है। ये दिन के फ्रेश हाईज हैं यार, 615 पे आ गया है। वीरू, मोमेंटम बढ़िया पिकअप हो रहा है। बिल्कुल आशीष। हाँ आशीष, देखिए क्रक्स आज, हम बैंकों की बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा निफ्टी के लिए जो मोमेंटम तैयार कर रहा है, इट इज निफ्टी बैंक। अगर निफ्टी बैंक का एक बार टेक्निकल चार्ट देखिए आप आशीष, और आप पिछले मतलब 237 से, आप 237 पे स्टूडियो में आए थे, माफ कीजिएगा, ये मतलब बात कर रहे हैं आप 237 यानी करीब करीब 229 से लेकर समझ लीजिए 180 पॉइंट का स्विंग बैंक निफ्टी, ये निफ्टी IT में आया। एंड लुक एट निफ्टी नाउ 18,611 डे हाई पर। तो निफ्टी बैंक चल रहा है, नो डाउट, बट वो जो 29,200 यानी अपनी उस परसों वाली कैंडल को बाइसेक्ट करने के बाद, उसका लो बाइसेक्ट करने के बाद, अब निफ्टी IT इस निफ्टी की तेजी को स्पॉन्सर करता हुआ। आशीष, वो जो रिस्क टेकर्स वाला हमारा कॉन्सेप्ट था ना, बिल्कुल होल्ड रखिए पोजीशंस, होल्ड रखिए आशीष। बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिस्क टेकर्स की स्क्रीन है, ग्लोबल इवेंट्स अगर प्ले करना है 490 510 का स्टॉप लगाइए, तेजी करिए, और वो बढ़िया मूव्स भी इस समय भारतीय बाजार डिलीवर करते हुए। खैर, इस बीच मार्केट बिग वॉइसेस की बारी, और आज उस कड़ी में JM फाइनेंशियल्स के मैनेजिंग डायरेक्टर आशु मदान सर जुड़ते हुए। आशु सर, हाय, गुड आफ्टरनून। आशु सर, वो स्ट्रैटेजीज वगैरह मैं रोज सुनता हूं बाहर बैठे बैठे, उस पर आ रहा हूं। पहले तो आपका ब्रॉडली इस समय मार्केट्स पे व्यू क्या बन रहा है आशु सर? बुलिश या थोड़ा सा कॉशियस वाला तड़का?
नहीं, कॉशियस वाला ना तड़का सिर्फ एक रीजन से है कि जो मैं एक फिनोमिना देख रहा हूँ ना कि जो पुट बेचना है ना बहुत ही फैशनेबल और कंफर्टिंग हो गया है। तो ये जब मतलब एक कंफर्ट ट्रेड होता है ना, वो बहुत ज्यादा टाइम तक कंफर्टेबल नहीं रहता, वो दिक्कत दे सकता है। तो गेम जो है, अगर हम मार्केट की बात करेंगे ना, मार्केट का व्यू क्या है, तो आजकल मैं पिछले कई महीने से एक चीज बोलता हूँ कि मार्केट में मतलब अगर आपको वीकली मंथली पैसे बनाने हैं तो डिफरेंट व्यू है। मार्केट का व्यू है तो कोई ऐसा व्यू आप ले ही नहीं सकते। सो मार्केट इंडेक्स इज डिफरेंट एंड स्टॉक्स आर डिफरेंट। अब क्या देखिए, अगर आप स्टॉक्स को देखिए तो ये बोरिंग मार्केट हो गई है, और बोरिंग मार्केट मुझे लगता है कि अगले 2 हफ्ते तक कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि इस विक्स में लो होने का यही तो रीजन है। आप अगर, मैं पिछले 2-3 हफ्ते से आपसे जुड़ा हूं, बात भी करते हैं, कुछ फेवरेट स्टॉक की बात भी की, और बाकी स्टॉक्स भी हम ट्रैक करते हैं। अगर मैं अपने फ्रंट स्क्रीन के स्टॉक्स देखूं ना, राइट फ्रॉम माय फेवरेट्स लाइक यूपीएल, कॉनकॉर, अदानी पोर्ट, जिसकी भी बात हो रही थी, जो हमने भी बाय कॉल दी है, और इवन एसबीआई, मतलब पीएसयू बैंक्स बहुत चल रहे हैं। अगर मैं एसबीआई की बात भी करूं तो आप यकीन, मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक, 90% ऑफ स्टॉक अपने, वो जैसे हम बात करते हैं ना, कभी कभी एवरेजेस देखते हैं कि डे एवरेज पे खड़ा है, मार्केट कहीं गया नहीं है, वो वीकली नहीं, मुझे लगता है कि पिछले 15 दिन की एवरेज पे खड़े हैं, कहीं नहीं गए स्टॉक। मतलब एक 15-20 रुपए की रेंज में अंबुजा से लेके 20 रुपए की रेंज में यूपीएल में बड़े स्टॉक 700, 600, 800 रुपए वाली बात कर रहा हूं, और उसके नीचे वाले तो और भी ज्यादा, चाहे वो अशोक लेलैंड हो या भारती हो या किसी का भी, मतलब मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक एक बहुत ही नैरो रेंज के अंदर है। इतना बोरिंग मार्केट है, और मुझे लगता है फिनोमिना रहेगा। हैविंग सेड दैट, इंडेक्स मैनेज होता रहेगा, इंडेक्स बाय एट डिप्स है। अब वो डिप कितना बड़ा आता है, कितना शॉर्ट टर्म के लिए आता है, जैसे कल आया, आपको ध्यान हो कि हमने इस महीने की 18,500 की मंथ एंड की पुट ली हुई थी 150 में, जो कल 200 प्लस हो गई थी, तो एक बार अच्छा मौका मिला बुक करने का। आज वो फिर वापस कम रेट पे हमारे को मिल रही है। तो आई थिंक, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन में कोई दिक्कत नहीं है, बट ये फिनोमिना होता है ना, जब जब अच्छी सेकुलर तेजी है, सेकुलर मंदी आती है ना, सब तेजी वालों को पैसे आते हैं, सब मंदी वालों को पैसे आते हैं, वो कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं चलते हैं उसके अंदर। लेकिन जो मैंने एक बात बोली कि अगर आप मार्केट की बात करते हैं, इंडेक्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है, स्टॉक्स बोरिंग है, बट यस, सिर्फ एक साइन है कि जो ये पुट, अभी अगर देखो, ऑप्शन ट्रेडर जो है ना, उसको तो बेचना ही बेचना है। मतलब वंस एन ऑप्शन ट्रेड सेलर इज एन ऑलवेज एन ऑप्शन सेलर। वो कोई भी विक्स हो, ट्रेड मतलब पानी रास्ता जैसे ढूंढ लेता है, ट्रेड बनाना है। तो उस चीज में मैं एक फिनोमिना देख रहा हूँ कि सेलिंग पुट्स में जो कंफर्ट आ रहा है, जो पैसे आ रहे हैं, ये कब तक रहेगा? मतलब ये अब ये जैसे कहते हैं ना, तूफान से पहले की शांति है, वो तूफान अभी एकदम नहीं आ सकता, शायद कुछ टाइम के बाद आए, यू कैनॉट टाइम इट। बट आई थिंक उस वजह से मेरा थोड़ा कॉशियस स्टैंड होगा। अदरवाइज आई थिंक जितने भी हमने स्प्रेड्स बनाए हैं, प्रिसाइजली इसी रीजन से बनाए हैं कि बोरिंग मार्केट में थीटा डीके होता है, तो ऊपर की जो हमने सब स्टॉक्स की डबल कॉल्स बेची हुई है एक लेके, सो अवर पार्टिसिपेशन इज आल्सो फुल, और ऊपर की थीटा डीके है, तो दैट बिकम्स अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो यही स्ट्रेटजी से हम अभी भी आगे चल रहे हैं, और ये भी। अच्छा आशु जी, आई मीन 2 दिन पहले एचसीएल टेक्नोलॉजीज की टिप्पणी के बाद जो निफ्टी आईटी का डिप था, या फिर आईटी स्टॉक्स में जो कोलैप्स आया, उसमें एग्जैक्टली उस कोलैप्स में आप लोगों की अप्रोच क्या थी, क्लाइंट्स से क्या व्यू शेयर किया गया था, और इस डिप पर आप लोग क्या कर रहे हैं इस पर आईटी में? वीरेन, आईटी स्टॉक्स पहले एक लेगार्ड थे, पहले ही लोग ऊपर में, मतलब 1800-1900 से लेके इल्फी में, एचसीएल टेक में 1200 से 1300 में, मतलब विप्रो में, हर स्टॉक्स में फंसे हुए थे। टीसीएस जब बायबैक आया था, कितना यूफोरिया हुआ था, तो वो सीढ़ी का एक स्टेप लेके चल रहे थे, फिर एक ऐसी न्यूज आई, फिर नीचे। तो जब तक उनको एग्जिट नहीं मिलता ना, अब देखिए, आप एक सेक्टर की बात कर रहे हैं जो कि एक लीडिंग सेक्टर है, जिसमें सारे के सारे लार्ज कैप्स हैं, जो मतलब जिसको बहुत ज्यादा ऑयल या इधर से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे सेक्टर में इतना बड़ा जो ये जो ट्रैपिंग हुई है ना, वो इतनी जल्दी ना इसको मतलब ऊपर जाने नहीं देगी। और जैसे मैंने बोला, सीढ़ी करके ऊपर जा रहे हैं, लिफ्ट में धड़ाम से नीचे कर दिया एचसीएल टेक ने। एंड लुक एट दी हॉलोनेस, मतलब आप ये देखिए ना कि अगर एक कंपनी ने एक कुछ दिया है, तो क्या सबको ले डूबा साथ के अंदर? मतलब उसके साथ कुछ हो सकता है, कितना है नहीं पता। सो दैट शोज द वल्नरेबिलिटी ऑफ दैट सेक्टर। तो मुझे लगता है कि देखिए, इसमें ट्रेडिंग प्ले जरूर मिलेगा कि बहुत घट गया, डेड कैट बाउंस आएगा, थोड़ा सा बाउंस बढ़ भी सकता है, क्योंकि बहुत वैल्यूएशन आ गई, 4-6 महीने से चला नहीं, और जो सेक्टर मैनेजमेंट करने के लिए, इंडेक्स मैनेजमेंट करने के लिए आजकल जो सेक्टोरल रोटेशन होती है, उसमें पार्टिसिपेट कर लेगा। बट मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल ट्रेड नहीं नजर आता इसके अंदर। तो मतलब एक बाउंस के लिए छोटा ट्रेड मिल जाए, उसको लिए कर ले, बट जब तक ये बड़ी तेजी इसमें नहीं आती, देखिए, एक टायर्ड बुल सिंड्रोम होता है, मुझे तो आईटी में वो भी नहीं दिख रहा। वो टायर्ड बुल सिंड्रोम उस सेक्टर में होता है जो सेक्टर खराब हो गया हो। तो इसमें कोई खराबी तो है नहीं, वर्ल्ड ओवर कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ भी कोई नेगेटिव बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक ट्रैपिंग हुई है। तो जब तक उसको एग्जिट नहीं मिलता ना, मेरे कोई अच्छी तेजी नहीं लग सकती मुझे।
जी हाँ, वाकई अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 29,372 पे निफ्टी आई थी। इट्स अ ट्रैप, इट सीम्स लाइक ए ट्रैप। अब आशु जी के बहुत सारे स्टॉक्स याद रखिएगा। अंबुजा सीमेंट्स पे हमने स्प्रेड क्रिएट की थी, मेरे ख्याल से आपके पास वो लिखी भी होगी। यूपीएल हो गया, कॉनकॉर हो गया। इंडेक्स की बात हो ही चुकी है। आशु जी, ये बैंक निफ्टी का अगला पड़ाव लग क्या रहा है, और बैंक निफ्टी पर अब ऑलमोस्ट 13 दिसंबर से बाद के लिए ट्रेड के लिए आप लोगों ने कोई ऑप्शंस का चुनाव किया है, या फिर किसी स्टॉक पे कोई फ्रेश व्यू आप लोगों ने बैंक निफ्टी में या फिर बैंकिंग स्टॉक्स में जो ग्रैब किया हो, या फिर क्लाइंट से शेयर किया हो, या स्प्रेड क्रिएट किया हो? वीरेन, इस वक्त तो ऐसा कुछ दिमाग लगाने वाली आपको बात दिख रही है। पीएसयू बैंक्स में जो भी कैश के ऑप्शन है अदर देन एसबीआई, जैसे चाइना +1 बोलते हैं ना, वैसे हम बोल रहे हैं एसबीआई +1। तो जितने भी छोटे बैंक हैं, मतलब वो ढूंढ के लेते जाओ जिस तरह से चल रहे हैं। दिस इज ऑल्सो टू गुड टू बी ट्रू। मतलब ऐसा कुछ बिजनेस में इजाफा नहीं हो गया जितना प्राइस में हुआ है, लेकिन ठीक है, अभी वो पार्टी चल रही है, रैली चल रही है, उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बट घूम फिर के मुझे लगता है जो वापस एक्शन, ये जब ये पीएसयू का ये अपमूव थमेगा, मतलब पर्टिकुलरली कैश स्टॉक्स का, ये वापस लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में आएगा। तो हम अभी भी प्राइवेट बैंक्स में शुरू बने हुए हैं, और अभी हमने मतलब लास्ट हाफ एन आवर में कि एक और प्राइवेट बैंक कोटक बैंक में कॉल दी है लेने की, कि मुझे लगता है, मतलब हमें लगता है कि अब ये इसमें मूव करना चाहिए। बहुत ही बड़ा अंडर परफॉर्मर है, मतलब बैंकिंग में भी परफॉर्म नहीं करता और प्राइवेट बैंक्स में भी परफॉर्म नहीं करता, किसी रैली में परफॉर्म नहीं करता, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इतना लेगार्ड नहीं रह सकता। सो आई थिंक कोटक बैंक इज ए बाय फ्रॉम आवर साइड, एंड घूम फिर के वापस प्राइवेट बैंक में आना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये जितने भी जो मूव चल रही है, आई थिंक इट इज बेस्ट टू बुक प्रॉफिट इन पीएसयू बैंक्स। ओके, बेस्ट टू बुक प्रॉफिट्स इन पीएसयू बैंक्स। और इनफैक्ट कोटक वाकई अगर आप देखें इसके लिए इससे बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन नहीं आया है। बस आशु जी, एक मैं आपसे एक कमेंट इंडसइंड बैंक पे भी जानना चाहूँगा। इंडसइंड बैंक पे आपने हाल फिलहाल रीडिंग करी है क्या? आई मीन आईसीआईसीआई बैंक ने ऑल टाइम हाई छू दिया, एक्सिस बैंक ने ऑल टाइम हाई छुआ, एसबीआई ने ऑल टाइम हाई छुआ, अभी भी इंडसइंड बैंक अपने ऑल टाइम हाई और उस मार्च 2020 के लोस के एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे खड़ा है। आपकी रीडिंग, मतलब भले ही क्लाइंट से शेयर ना करी हो, लेकिन जब आप इसके चार्ट देखते हैं, प्राइस देखते हैं, आपका व्यू इंडसइंड बैंक पे क्या है इस वक्त? देखिए, इसमें ना वीरेंद्र सबसे अच्छी पॉजिटिविटी पता क्या है, कि जो सारे लेगार्ड बैंक से नीचे वाले, जिनमें लगता था जब 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट देता था तो ये 7% देते थे, मतलब हायर उस पर पैसा उठाते थे, और ऑब्वियसली जब कोई हायर उठाएगा तो देगा भी थोड़ा सा रिस्की को। तो उसमें ना मुझे लगता है कि जिस तरह से इन्होंने आउट परफॉर्म किया और जो मैनेज किया है ना, मतलब कंपेयर टू आरबीएल, बंधन एंड जो बाकी मिड साइज प्राइवेट बैंक्स में है, उसमें इन्होंने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। और आई थिंक इनका जो फोकस वेल्थ प्रोडक्ट्स की तरफ गया है, जो इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है, और जो एग्रेशन में मार्केट में इनका देखता हूँ, मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई पे तो नहीं गया, लेकिन आप ये देखिए ना कि ये नीचे से कितना ऊपर आ गया। मतलब उस तरह से आरबीएल बैंक की तरह नहीं टूटा कि सब कुछ जैसे खत्म हो गया हो, या आईडीएफसी फर्स्ट की तरह नहीं कि 4-4 साल की कंसोलिडेशन से नहीं निकल पा रहा हो। बट उस सेंस में मुझे लगता है कि कंपेयर टू दोज बैंक्स इट इज बेटर प्लेस्ड, और यहाँ से अभी भी थोड़ा सा मूव लग सकता है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा, जैसे मैंने बोला कि प्राइवेट बैंक्स में मुझे लगता है कि शिफ्ट करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आईसीआईसीआई और एक्सिस चलेंगे और इंडस नहीं चलेगा, इंडस भी पार्टिसिपेट करेगा। चलिए आशु जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस चर्चा में शामिल हुए और निफ्टी पर और बैंक्स पे, आईटी पे अपने कमेंट्स आपने शेयर किए। बहुत बहुत शुक्रिया। निकट भविष्य में आपसे फिर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। चलिए, इस बीच इनफैक्ट आशु जी, इंडेक्स पे माफी चाहूंगा, आई थिंक मुझे अपडेट किया गया। इंडेक्स पे कोई स्प्रेड क्रिएट किया आपने फिलहाल? फिर नहीं, अभी अगर हो तो प्लीज बताइएगा। अगर मैं माफी चाहूंगा, मैं स्किप कर। नहीं, कोई बात नहीं। अभी जो फ्रेश है वीरेंद्र, कोई ऐसा स्प्रेड नहीं है, क्योंकि मैंने जैसे बोला कि मुझे पार्टिसिपेट करना है, मतलब अगर करना है तो जैसे जो पुट्स बेचने का कंफर्ट दिख रहा है ना, मुझे उसमें कंफर्ट नहीं आ रहा है। और अगर मैं बुल स्प्रेड बनाता हूँ तो उसमें जो विक्स है वो इतनी कम है कि मतलब आप प्रीमियम देके जो थीटा डिके अगले 2 दिन के लिए बहुत मतलब मजेदार नहीं है। तो वीरेंद्र, एक ऐसा टाइम भी आता है व्हेन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हर वक्त ट्रेड नहीं करना और हर वक्त स्प्रेड अवेलेबल नहीं है। अब ऑप्शन सेलर के लिए क्या होता है वीरेंद्र, कि मुझे मेरे एक पर्टिकुलर मार्जिन पे मुझे उतना पैसा लेके घर जाना होता है हर हफ्ते। अब उस पैसा कमाने को जो मैं 600 पॉइंट ऊपर बेचता था, मुझे 500 पॉइंट ऊपर बेचनी पड़ रही है। मैं अब 400 पॉइंट ऊपर बेचता हूँ तब भी नहीं आता, अब 300 पॉइंट जाना पड़ रहा है। तो ये तो वो बात होगी ना कि
तो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि जैसे वो शेर को जब दूर से देखो सफारी में तो बहुत अच्छा लगता है, वो कुछ कहता नहीं है, और पास जाओ, तो इतनी पास नहीं चले जाए कि शेर ही पकड़ ले हमारे को। तो इस सेंस में मुझे लगता है कि इस विक्स पे ऑप्शन सेलिंग है, जो रेशियो स्प्रेड है, दैट इज नॉट ए वेरी प्रूडेंट कॉल अनलेस वो कभी जब विक्स थोड़ी सी बढ़ जाए या स्पाइक आए तो बनाना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड कि हर वक्त ऑप्शन सेलिंग इज नॉट अ राइट थिंग टू डू। सो वी आर वेटिंग, वी आर वाचिंग, तो जैसे भी कोई अच्छा स्प्रेड होगा हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। शुक्रिया आशु जी, शुक्रिया। डेफिनेटली अगर आप देखें कोई स्प्रेड होगा तो आपसे जरूर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए। निफ्टी आपकी स्क्रीन पे 18610 एट डे हाई एंड बैंक निफ्टी स्पेशली अगर आप देखें आपकी स्क्रीन पे 43938 कमांडिंग पोजीशन में है। याद रखिएगा एट ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी फ्लोट करता हुआ। निफ्टी आईटी ने एक अच्छा पुल बैक दिया आज, और पुल बैक देने के बाद आज इस 2 सेशन के पुल बैक के बाद इसने 50 और 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन किया। डॉक्टर साहब, रीत है तो रीत को निभा देते हैं। लेट्स टेक डाउ फ्यूचर्स, लेकिन याद रखिएगा आज डाउ फ्यूचर्स को मात्र यहाँ से देख कर कोई संकेत या फिर एक व्यू लेना गलत है, क्योंकि जब डेटा एग्जैक्टली आएगा तभी जो ट्रेजेक्ट्री यूएस मार्केट की होगी वो तय करेगी। देखिए एक और बात है, एग्जैक्टली नंबर्स के बाद नैस्डैक की प्राइस परफॉर्मेंस क्या होगी वो भी देखने लायक होगी। बट इट्स आई थिंक आप अपने कन्विक्शन पे, और ये देखिए आपकी स्क्रीन पर 78 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स, अपने कन्विक्शन पे, अपनी जो पॉकेट आपकी कितनी डीप है, कितना ओवरनाइट आप रिस्क दे सकते हैं इस ग्लोबल इवेंट पे, उस आधार पे ट्रेड लीजिएगा अगर ट्रेड संभाल सकते हैं तो। शुरुआत करते हैं BTST ट्रेड्स की। मानस, आपका कन्विक्शन कॉल और थोड़े से रिस्क के साथ अगर जो कुछ कैरी करना है कल के लिए वो क्या होगा? देखिए आज मॉर्निंग में मेरा सबसे पहले जो कॉल था मेरे ख्याल से वो MCX का था, मेरे ख्याल से चार्ट एक चमत्कार MCX मैंने दिया था। 1710 के भाव चल रहे थे और 1755 तक के हाइस बने। मेरा समझना यह है कि अब क्योंकि सुबह के बाद से फिर कंसोलिडेशन हम देख रहे थे, लेकिन अब स्टॉक तैयार है एक नेक्स्ट मूव देने के लिए। तो BTST के लिए MCX का फ्यूचर खरीदेंगे। 1640 का आपको स्टॉप लॉस रखना, तो 13 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ 1685 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। सुबह आई और दोपहर भी आई, और मानस जी का कन्विक्शन जो है वो M6 पर बदस्तूर कायम है। सुबह भी अगर आप देखें, आपने आज M6 को शेयर किया था, और नो डाउट अबाउट दैट कि M6 का टेक्निकल सेटअप बेहद ही शानदार है, और इट्स 1645 स्ट्रॉन्ग कैंडल। और आई थिंक ये जो कैंडल थी आज की, ये पोस्ट आई थिंक 27 अक्टूबर इसकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल है, और आज की इस क्लोजिंग के साथ ये CY22 के मतलब कैलेंडर वर्ष 2022 के हाईएस्ट क्लस्टर पे जाके क्लोज होता हुआ। श्रीकांत जी, आपके कैरी करेंगे कल के लिए? श्रीकांत जी अनम्यूट कीजिए प्लीज अपने आप को। तो अगर बाइंग अट्रैक्शन अगर किसी सेक्टर में अगर बन रहा है तो वो है कुछ NBFCs, और NBFCs में अगर आप देखें तो मुझे लग रहा है कि HDFC लिमिटेड और साथ ही साथ इसके अलावा बजाज फाइनेंस, इनमें अगर आप देखें तो मोमेंटम मुझे लग रहा है कि ये बरकरार रह सकता है। और अगर करंट लेवल से अगर मुझे किसी एक स्टॉक को अगर लॉन्ग करना है तो मैं कहूंगा कि इस लेवल पे बजाज फाइनेंस को लॉन्ग करके चलेंगे, जो 6610 के करीब ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक मुझे लगता है कि शायद इसमें थोड़ी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है कि अगर मार्केट यहाँ से अगर 600 के ऊपर अगर ट्रेड करते हुए नजर आया तो, और इस लेवल पे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा अराउंड 6550 का, और टारगेट्स रहेंगे यहाँ पे 6750 के। तो करंट लेवल से बजाज फाइनेंस को हम BTST के बेसिस पे लॉन्ग करने की कोशिश करें। बजाज फाइनेंस की लास्ट 2 सेशन की जो रिकवरी है, और 2 सेशन मतलब एक सेशन में इसकी लोअर शेडो यानी क्लोज वर्सेस इन कंपैरिजन विद डे लो अच्छा था, बट आज 6612 पे ये अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग को स्ट्राइक कर रहा है। याद रखिएगा ये स्टॉक सारे एवरेजेस के नीचे अभी भी ट्रेड करता हुआ, बट इट्स अ पुल बैक ट्रेड इन बजाज फाइनेंस श्रीकांत जी की तरफ से। सुदीप, आपके कैरी करेंगे ये वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए, कल के लिए? वीरू जी, मैं लार्सन को कैरी करना चाहूंगा, L&T को। तो हमने देखा कैपिटल गुड्स में एक बहुत अच्छा ट्रैक्शन है, लार्सन, सीमेंस, ABB, क्यूमेंस।
तो मुझे लग रहा है इस सब चार्ट्स में से लार्सन इज द बेस्ट प्लेस्ड, जो हिसाब से हाईएस्ट क्लोजिंग लेवल पे अब क्लोज दे रहा है 2150 2155 के ऊपर, करंट ट्रेड 2172 है। तो जो हिसाब से चार्ट सेटअप है मुझे लग रहा है 2150 से हमें बाय करना चाहिए, और 2200 2210 का टारगेट मुझे लग रहा है कल आ जाना चाहिए ये स्टॉक में। LNT अगर आप देखें 2171 पे आप कैरी करेंगे कल के लिए, और प्रकाश सर आपके कैरी करेंगे? पर मुझे लगता है कि कल आईटी पैक अच्छा चलना चाहिए। आज में भी एक अपमूव मिला है, लो लेवल से एक बाउंस मिल रहा है। स्टॉक जो मैंने चुना है कल के लिए बहुत ही एग्रेसिव है, वो है HCL टेक। बाउंस मिला है लो लेवल से 1000 के आसपास से, अब ट्रेड कर रहा है 1044 HCL टेक। मुझे लगता है कल 1060 से प्लस जाना चाहिए HCL टेक। स्टॉप होगा 1035 HCL टेक। आपका अगर आप देखें HCL टेक एक कन्विक्शन कॉल है कल के लिए। मयूरेश जी आपके कैरी करेंगे कल के लिए? मयूरेश जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आज सब म्यूट पे करके बैठे हैं, क्या बात? मानस जी भी, श्रीकांत जी भी और मयूरेश जी भी। कोई खास मंत्रणा चल रही है क्या? बिल्कुल नहीं। तो जो मैं स्टॉक हमारे मार्केट्स पे इंडिया में जो स्क्रीनर है न्यू हाई इन RS लाइन, उस पे मिसेस बेक्टर फूड्स रिफ्लेक्ट हो रहा है वीरू जी। हमें लगता है दो तीन अहम चीजें हैं जो इसके फेवर में आ सकती है। एक तो इनका जो पहले तिमाही का नतीजा परफॉर्मेंस था बहुत शानदार था। बिस्किट्स डिवीजन स्पेसिफिकली इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट अ वेरी वेरी गुड पेस। दूसरा हम देखिए जो मार्जिन आए थे 10.5% के आसपास रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि इनपुट कॉस्ट कम हो रही है पूरे सेक्टर के लिए। मिसेस बेक्टर्स फूड्स के मैनेजमेंट को लगता है कि 14 से 15% का जो मार्जिन है वो इमीडिएट फ्यू क्वार्टर्स या 2 क्वार्टर्स में आ सकता है। तो आई थिंक गुड वॉल्यूम ग्रोथ बिस्किट डिवीजन में, इंस्टीट्यूशनल बेकरी सेगमेंट में और वॉल्यूम एक्सपेंशन, ये अर्निंग्स और प्रॉफिटेबिलिटी को जोरदार तरीके से सहारा देगा इन द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स एंड इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एज वेल। तीसरा, इन्होंने कैलिब्रेटेड प्राइस हाइक्स लिए हैं प्रीमियम पैक्स में, जैसे काफी कंपनियों ने लिए हैं। और जो इन्होंने ग्रैमेज कट्स किए हैं पैक्स में, उसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है क्योंकि वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है एज वॉल्यूम कम्स बैक सिग्निफिकेंटली। बहुत ज्यादा डेट बुक्स पे है नहीं और डिविडेंड यील्ड लगभग 0.7-0.8 टाइम्स पे है। ROE शुड कम बैक टू नॉर्मलाइजेशन लेवल, और सीनियर रिक्रूटमेंट जो हुई है ये सहारा देगा मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पर्सपेक्टिव से। तो हमें लगता है आई थिंक मिसेस बेक्टर्स पे ध्यान और फोकस। बेक्टर फूड्स आपके अगर आप देखें कन्विक्शन कॉल है, और एक बार प्लीज इसका चार्ट दिखाइए बेक्टर फूड्स का करीब करीब 442 पे। यस, ये जो क्लोज होगा ना, याद रखिएगा बेक्टर फूड्स का ये ऑलमोस्ट अगर आप देखें 14 मंथ्स का हाई है, 14 मंथ्स का हाई है। अच्छा, कुछ कॉल्स जो कि आज थोड़ा सा अगर आप देखें ठीक नहीं चली, उसमें आई थिंक एक सिप्ला मौजूद रहा। आज सिप्ला में अगर आप देखें शॉर्ट व्यूज शेयर किए गए थे, बट ये स्टॉक आज डे हाई पे जाके क्लोज होता हुआ। येस बैंक, आई थिंक येस बैंक जा रहा है एक बहुत ही शानदार क्लोजिंग के लिए 2410। और मैं माफ़ी चाहूँगा, ट्विटर पे लोग हमसे पूछ रहे थे प्रश्न आवाज़ पे जाके कि भाई क्या है व्यू येस बैंक पे। एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव ड्यू था अभी मानस येस बैंक, जैसे कि मैं कह रहा था कि द लास्ट लेग ऑफ सेलिंग जो कि हमने देखा था, इसमें आपको याद होगा वो जुलाई 2020 के आसपास पोस्ट कोविड, उसके बाद ये पहला सबसे साइजेबल मैटर करने वाला और विद वॉल्यूम्स वाला पुल बैक है। कैसे रीड कर रहे हैं और ये ऊपर की कौन सी ट्रेजेक्टरी को स्ट्राइक करने में सक्षम है इस वक्त इस मोमेंटम में? तो देखिए दिसंबर 2020 में स्टॉक ने हाई बनाया था 21 रुपए के आसपास, और फिर वो जो रैली थी वो फिजल आउट हो गई। फिर से 10 रुपए 90 पैसे के आसपास के लोज बने, और उसके बाद फिर से हमने कंसोलिडेशन देखा, और अब पिछले करीब अगर आप 3-4 दिनों से देखें तो यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। तो ये एक राउंडिंग बॉटम है, और राउंडिंग बॉटम का जो ब्रेकआउट का स्तर था वो 21 रुपए का था। अब अगर हमें इसके टारगेट सेट करने होंगे तो वो 32 रुपए तक के आते हैं। मेरा समझना है कि 32 रुपए तक स्टॉक बिल्कुल जा सकता है। अगर आपने पोजीशन बनाई है तो आप बने रहिए, स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करके 21 रुपए पे लगा ले और टारगेट सेट करें 32 रुपए के आसपास। देखिए मेन जो लेवल है वो है इसका 200 वीक मूविंग एवरेज, वहां पर इसको मेन चैलेंज फेस करना होगा, जो कि इस टाइम के लिए तो 40 रुपए है, लेकिन शायद टाइम के साथ वो नीचे आ सकता है। लेकिन वो लेवल जब तक ब्रेक ना हो, आप मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक पे बुलिश नहीं हो सकते, लेकिन ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी अभी भी दिखती है।
2410 इसका याद रखिएगा, बेहद शानदार क्लोज होता हुआ। और 43,951 पे याद रखिएगा बैंक निफ्टी अगर इन लेवल्स पे क्लोज होता है तो आज अपने करियर के एक और नए स्तरों पर जाकर बंद होगा ये स्टॉक। अच्छा जनाब, जरा एक बार प्लीज़ डेरिवेटिव्स के अपडेट्स को रेडी रखिएगा। और डेरिवेटिव्स में हुआ क्या एग्जैक्टली आज, और जो मार्केट ब्रेथ है वो कैसी रही, उससे पहले जरा मैं आज आपको जरा सेक्टोरियल ट्रेंड समझाता हूँ एग्जैक्टली। अगर आप देखें किन सेक्टर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हुआ है, जहाँ तक ट्रेडर्स का सवाल है वो उनके लिए काफ़ी मैटर करता है ये। टॉप OI गेनर ऑन द लॉन्ग साइड याद रखिएगा, इट्स टेलीकॉम। अगर मैं अभी अंदर ना जाऊँ उसमें, सिर्फ सेक्टोरियल आधार पर देखूँ, टेलीकॉम में टाटा कम्युनिकेशन 11.4% के बिल्डअप के साथ 7.6% ये स्टॉक ऊपर रहा। द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर, आई मीन विद स्ट्रॉन्ग OI बिल्डअप। उसके बाद बैंकिंग 2.9%, एवरेज 1% प्राइस अप था। और बैंकिंग में जो सारी की सारी जिसे कहते हैं ना स्ट्रेंथ, वो छोटे बैंकों तक सीमित रही। इसमें देखिए आप RBL 4.2% बिल्डअप, PNB में अगर आप देखें आज क्योंकि बैन में था तो कोई बात नहीं है करने की यहाँ पर। CUB में अगर आप देखें 11.5% बिल्डअप। और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर कैनरा बैंक में आज थोड़ा सा शॉर्ट स्क्यूज हुआ है। कैनरा बैंक में पिछले कुछ सेशन में शॉर्ट बिल्डअप हुआ था तो वो कवर हुआ है। तो ये रही बैंकिंग का हाल। तो एक जनाब हो गया टेलीकॉम, देन हो गया बैंकिंग, और उसके बाद अगर आप देखें तो इंडेक्स, और उसके बाद फिर कैपिटल गुड्स 4.7% बिल्डअप। यहाँ पे एस्ट्रल ने बाजी मारी, 14.8% का बिल्डअप यहाँ पे देखा गया। और पॉलीकैप स्टार प्राइस परफॉर्मर ऑफ द डे 35% की OI एडिशंस के साथ ये स्टॉक आज बंद हुआ करीब 4.5% ऊपर, और ये इसका करियर का हाईएस्ट क्लस्टर है। और मुझे आई थिंक ये कहते हुए खुशी भी हो रही है कि आज मेरे ख्याल से शायद मैंने पहला स्टॉक जिसका जिक्र किया था वो यही था, ये आज हमारे हॉट स्टॉक्स की श्रेणी में शामिल था। उसके बाद ये आई थिंक शिवांगी ने कॉल भी दी थी इसके ऊपर। बहुत खूबसूरत ट्रेड यहाँ पर। आइए जरा प्लीज एक बार देखते हैं मार्केट ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स। क्या ये 610 याद रखिएगा, निफ्टी अगेन क्लोजिंग अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। कल हमने 20 डेमा को डिफेंड किया, आज हमने 10 डेमा को स्ट्राइक किया एट 18,557। और हम आज बहुत दिनों बाद, याद रखिएगा बहुत बड़े फ्रैक्शन के साथ नहीं बट स्टिल बहुत दिनों के बाद एक ग्लोबल इवेंट से पहले कॉल राइटर्स के जोन में क्लोज होने की तैयारी करते हुए, नो डाउट अबाउट दैट कि ये जो लॉन्ग का आंकड़ा है ये सुबह की तुलना में अप्रॉक्सीमेटली 33% कम है। मुझे अच्छी तरह से याद है सुबह इट वाज 92 लॉन्ग्स, राइट नाउ इट्स ओनली 65, सिर्फ 65 तक सीमित रह गया ये आंकड़ा। टाटा कम्युनिकेशन, पॉलीकैब, M6, LIC हाउसिंग फाइनेंस और एस्ट्रल, ये स्टॉक्स आज अपने करियर के माफ कीजिएगा डे हाई पे बंद हो रहे हैं। शॉर्ट का आंकड़ा करीब 82, PNB अगर आप देखें यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी, ग्लेनमार्क, ओरेकल फाइनेंशियल्स, कैनरा बैंक, बजाज फाइनेंस में शॉर्ट कवरिंग थी। आइए देखते हैं सेकंड स्लाइड में प्रेशर पॉइंट्स क्या थे, वो 82 शॉर्ट्स कहाँ पर थे, कहाँ से आए वो नो डाउट वो इस पर कोई अगर आप देखें दो राय नहीं है कि आज जो ये मोहल्ला क्लिनिक और आई थिंक जो ये जो टेस्ट्स को दिल्ली सरकार ने अगर आप देखें फ्री करने का 450 टेस्ट को करने का फैसला जो लिया है, उन्होंने डायग्नोस्टिक स्टॉक्स पे असर डाला। डॉक्टर लाल पैथ लैब ह्यूज शॉर्ट बिल्डअप, लॉरस लैब, दालमिया भारत, कैनफिन होम्स और एस्कॉट्स को बोटा बैकफुट पे रहे। अमाजा बैटरीज, BHL, डाबर, मैरिको, DLF इन स्टॉक्स में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग रही, आज ये बैकफुट पे आके बंद हुए। मार्केट बहुत बड़ा ही कमजोर थी बट फॉर निफ्टी बैंक 43971, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ये ऑल टाइम हाई है। और बहुत दिनों बाद डायरेक्टर साहब प्लीज़ जरा वो स्लाइड रेडी रखेंगे आप निफ्टी की कॉल्स की और पुट्स की जो हमने देखी थी 2 बजे के आसपास, जिसके आधार पर हमने ये फैसला लिया था कि स्टे लॉन्ग। और अगर आपके पास हिम्मत है कुछ रिस्क लेने की तो इस ग्लोबल इवेंट को लॉन्ग साइड में करीब 18,510, 18,490 के स्टॉप लॉस के साथ प्ले करिए। वो अप्रोच ठीक ठाक रही, आप डे हाई पर जा रहे हैं। याद रखिएगा 609 पर अगर आप निफ्टी को कल के लिए कैरी कर रहे हैं तो यू आर टेकिंग आई थिंक ओवरनाइट रिस्क, जब एक ग्लोबल इवेंट ड्यू है US में अगर आप देखें। और प्लीज़ वो जरा स्लाइड लेके आइएगा, स्लाइड लेके आइए वो निफ्टी की कॉल्स और पुट्स की, और उसको देखना चाहूँगा मैं यहाँ पर एक बार। मैं एग्जैक्टली देख रहा हूँ जब मैं ये कह रहा हूँ कि 18,600 पे आज आप बहुत दिनों बाद 5-7 सेशन बाद कॉल राइटर्स के क्लस्टर में जाकर क्लोज हो रहे हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब रेडी है तो बता दीजिएगा, अदरवाइज छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसे। है डॉक्टर साहब आई थिंक ये थोड़ी सी अगर आप देखें, याद रखिएगा ये एक हैवी स्लाइड है। पुट राइटर्स 27 लैक्स पुट बिकी हैं 18,600 पे और 18,500 पे, यानी करीब समझ लीजिए 52-53 लाख पुट बिकी हैं 2 स्ट्राइक्स पे। जिस क्लस्टर में हमने आज पूरे दिन ट्रेड किया वहाँ पे करीब 52 लाख पुट्स सेल की गई
और आपकी स्क्रीन पे देखिए, दैट्स नाइस, ये अच्छी बात है। फाइनली 18,600 का कॉल राइटर्स ने थोड़ा सा अगर आप देखें ग्रिप छोड़ा, करीब करीब 4.5 लाख शेयर कम हुए यहाँ पे। आउटस्टैंडिंग वाई स्टिल 1.02 CR, अभी भी काफ़ी है। आउटस्टैंडिंग वाई एट 18,700 CR कॉल, वो अभी भी काफ़ी है। अभी भी अगर आप देखिए ये दो स्ट्राइक्स जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1.92 CR का वाई होल्ड करती हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जाके क्लोज हो रहे हैं आज गढ़ में कॉल राइटर्स के, बट बड़ी कमांडिंग पोजीशन में। और इसके पीछे अगर आप देखें निफ्टी आईटी का एक पुल बैक है, जो कि निफ्टी आईटी आज 100 और साथ ही साथ 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रीगेन करके बंद हो रहा है। बट इट्स निफ्टी बैंक, वो निफ्टी बैंक है जो एक बार फिर से आज एक कीर्तिमान स्थापित करता हुआ। आइए अब एक काम करते हैं, क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। आज के टॉप गेनर्स टाटा कम्युनिकेशन, टेलीकॉम स्पेस में आप देखें सबसे स्ट्रॉन्ग मूव लेके 7% ऊपर आज डे हाई की ट्रैजेक्टरी में क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। उसके बाद पॉलीकैब, एमसीएक्स जो माइनस का ट्रेड था अच्छा रहा, आज करीब 4% ऊपर। उसके बाद पीएनबी आज करीब 3% ऊपर। बैंकिंग स्पेस में पीएसयू बैंकिंग बास्केट में सुपर स्विंग रहा पीएनबी। उसके बाद एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, एस्ट्रल, नौकरी, इन्फो एज और साथ ही साथ नवीन फ्लोरिन, ये कुछ स्टॉक्स ऐसे रहे जिनमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। और बैकफुट पे कौन रहे आज? डॉक्टर लाल पैथलैब, गौरतलब है कि खबर का इंपैक्ट रहा। लॉरस लैब, डालमिया भारत, कैनफिन होम्स, एस्कॉट्स कुबोटा और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पर आज एक गोदरेज सीपी, आज बहुत दिनों बाद ये स्टॉक बैकफुट पे आया, एग्जैक्टली अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक बंद हुआ। और जिन हैवी वेट्स का योगदान रहा आज इस स्ट्रॉन्ग मूव में, एक बार जरा प्लीज डायरेक्टर साहब एचडीएफसी बैंक को स्क्रीन पर रखिएगा एट 1646। आज एचडीएफसी बैंक थोड़ा स्थिर रहा, थोड़ा बैकफुट पे आया, बट स्टिल याद रखिएगा एचडीएफसी बैंक जहां क्लोज हो रहा है, एचडीएफसी बैंक का ये क्लोज 7 अप्रैल 2022 के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में जाके हो रहा है। आईटी ने एक पुल बैक दिया और आईटी के पुल बैक में भी अगर आप देखें तो आज इन्फोसिस को लेके आइएगा एट 1572। इन्फोसिस जहां पे क्लोज हो रहा है, इन्फोसिस अपने 3 बड़े एवरेजेस को 50 को 100 को और साथ ही साथ अगर आप देखें तो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को, जिसको कल इंटरडे में इसने वॉलेट कर दिया था, रीगेन कर बंद होने की तैयारी करता हुआ। और साथ ही साथ एक बड़े दिग्गज स्टॉक्स में अगर आप देखें तो शामिल आपका टीसीएस भी है। बट अगर मैं फाइनली अगर आप देखें क्लोजिंग की तरफ जाऊं तो इट्स बैंक निफ्टी एट 43919, मार्केट शट एट ऑल टाइम हाई। अपने करियर के सर्वोच्च स्तरों पर बैंक निफ्टी क्लोज हुआ। आपकी स्क्रीन पर जब ये मैं देख रहा हूं, जब आप देख रहे हैं, जब सभी दर्शक देख रहे हैं, इट्स एन ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर बैंक निफ्टी। क्या कमांडिंग पोजीशन में अगर आप देखें बैंकिंग स्टॉक्स रहे आज दिग्गजों का नहीं, लेकिन आज एक्सिस बैंक का, आज यस बैंक का, आज आरबीएल बैंक का, आज पीएनबी का, बैंक ऑफ इंडिया का, कैन बैंक का, सबका दिन रहा बैंक्स और बैंक्स। आइए जरा देखते हैं सीधा सौदा की टीम। ये 2 टीम्स नीरज जी की और साथ ही साथ आशीष की टीम, इनके जरा स्टॉक के कॉम्बिनेशंस को देखते हैं। आज सुबह के जो हालात थे उस आधार पे जो टीम्स को पिक किया गया था उसमें से जो बेस्ट ट्रेड रहे आशीष की टीम में बीजे एनर्जी सिस्टम्स लगभग 20% का परफॉर्मेंस था यहाँ पे। बाकी के इंटरनेशनल 4%, भारत फौज लगभग 3% और टाटा मोटर्स लगभग 1% ऊपर 418.50 के स्तर पे। चारों ट्रेड्स बेहद शानदार। नीरज जी की टीम में साउथ इंडियन बैंक, नीरज जी ने बैंकों पे पूरा खोल के दाव खेला था, एंड स्पेशली मिड कैप बैंकिंग। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, लगभग सभी में अच्छा स्विंग मिला और सनफ्लैग आयरन यहाँ पे करीब 1.5% का स्विंग मिला। दिन शानदार, लेकिन दारोमदार रहेगा यूएस मार्केट में। क्या रहेगी फिगर्स और साथ ही साथ उसका इम्पैक्ट डाउ फ्यूचर्स को पढ़कर आप एग्जैक्टली जज नहीं कर सकते। बट अगर आपने लॉन्ग कैरी करा है तो आपने थोड़ा सा ओवर राइट रिस्क लिया, बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो टुमारो कल आपसे फिर मुलाकात होगी बुधवार, यानी एक्सपायरी -1 डे में मॉर्निंग कॉल में आशीष और नीरज जी के साथ। तब तक के लिए